जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके जनाब? ठीक हैं? आपको आवाज़ ठीक आ रही है मेरी? गुड। हेलो जी, वेरी गुड, नाइस टू नो। तो जनाब कंटिन्यू करते हैं, लेकिन ये हमारे एजेंडा में 8 तो 5 एंड 8 10 है। लेकिन उससे पहले मैंने आपको लास्ट टाइम एक आईसा 560 का एक क्वेश्चन, ये बिड गैस लिमिटेड का, थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था और मैंने कहा था कि आप देख के आएँ, हम इस पर ज़रा मज़ीद थोड़ी डिस्कशन करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन तो हमने खैर रीड कर लिया था। मैं इसकी रिक्वायरमेंट को ज़रा एड्रेस करना चाहता हूँ कि है क्या क्वेश्चन, क्योंकि इस लेवल पे पेपर पे यही इशू आता है कि एक्चुअली वो पूछ क्या रहा है और हमने कैसे आंसर देना है। क्या हमने पूरा स्टैंडर्ड ही लिख देना है, क्या चीज़ करनी है? रिक्वायरमेंट में सबसे पहले अब मसला ये था कि रिक्वायरमेंट का उसने कोई ब्रेकअप नहीं दिया। उसने टोटल कहा भी सबके 17 मार्क्स हैं। डिस्कस द फैक्टर्स that the auditor should consider with reference to the above। एक तो ये रिक्वायरमेंट है। एंड स्पेसिफाई द स्टेप्स ही शुड टेक अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। तो ये दूसरी रिक्वायरमेंट है, यानी नीचे दो सर्कमस्टांसेस हैं, उनमें इंडिविजुअली क्या करना है और उसके अलावा आपने क्या करना है। और उसमें जो स्टेप 1 था, जो रिक्वायरमेंट 1 है, पार्ट 1 के, मैनेजमेंट को प्रोहिबिट किया गया है और वो अमेंडमेंट और अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, वी आर प्रोहिबिटेड बाय लॉ। ये आपको याद है कि ये बेसिकली था पैराग्राफ 15C। तो यहाँ तो आपने पैराग्राफ 15C की रिक्वायरमेंट लिख देनी है। और दूसरा है कि दे आर नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, तो फिर आपको पता है कि 15C की जगह पैराग्राफ 12 लग जाएगा यहाँ पे, और 12 के अंदर चाहे वो 12A हो या 12B हो। तो ये तो हमें समझ में आ रहा है यहाँ पे। अब ऊपर तो डिस्कस द फैक्टर, अब स्टेज 3 है। स्टेज 3 में आपको पता है कि हमने क्या क्या काम करना है। तो बेसिकली वो ये चाह रहा था कि 15C और 12 की डिस्कशन तो आप 1 और 2 में करें, और इसके अलावा क्या सीक्वेंस थी, 15A डिस्कस करना होता है प्लस 15B प्लस पैराग्राफ 16। ये नंबर 1 के लिए रिगार्डलेस ऑफ चूजिंग बिटवीन 15C और 12। और सेकंड ऑप्शन के लिए उसने कहा कि 15C में बताएं हम क्या करेंगे और 12 में क्या करेंगे। तो टोटल ये काम करना है, लेकिन ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब यहाँ पे एक ज़्यादा इशू ये आता है कि 15B बड़ा स्पेसिफिक है, हमें पता है कि जनाब रिव्यू करने स्टेप्स टेकन बाय मैनेजमेंट। 16 भी बड़ा क्लियर है कि एंसो मैटर या अदर मैटर आपने दे देना है, रीजन फॉर रिवीजन। असल है 15A, जिसको आपको सिनेरियो के हिसाब से एलैबोरेट करना है। कैरी आउट द ऑडिट प्रोसीजर्स व्हिच आर नेसेसरी इन द सर्कमस्टांसेस, यानी वो आप क्या ऑडिट प्रोसीजर्स, क्या काम करेंगे जो इस सर्कमस्टांस के अंदर जरूरी है। तो असल में 15A को एलैबोरेट करना होता है। अब अगर ये सिनेरियो आपको क्लोजली आपने देखा हो और आपने इसको नोट किया हो, तो सिचुएशन ये थी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ओरिजिनल इशू हुए थे, उसके अंदर कंपनी ने एक एंट्री कर दी हुई थी, रिसीवेबल्स डेबिट कर दिया था और इनकम स्टेटमेंट उन्होंने क्रेडिट कर दी थी 2.7। उन्होंने एक पार्टी को सू किया था और उससे पैसे रिकवर करने के लिए उन्होंने इनकम की एंट्री भी डाल दी। हालांकि ये अभी कंटीजेंट एसेट है, अभी तो इस पर कंट्रोल भी नहीं है हमारा, अभी तो प्रोबल कोर्ट में केस चल रहा है। आपको पता है कंटीजेंट एसेट जो कि उसका कंट्रोल थर्ड पार्टी के पास हो, आप सिर्फ तब उसको रिकग्नाइज कर सकते हैं जब वो वर्चुअली सर्टन हो जाए। तो हमने इसके ऊपर जो ओरिजिनल फाइनेंशियल्स थी उसमें क्वालिफाइड ओपिनियन दे दिया था एज पर 705। अब सब्सिक्वेंस टू दी इशुएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेट, यानी सरसे में ओरिजिनल फाइनेंशियल अप्रूव भी हुई, ऑडिटर रिपोर्ट भी बन गई और उसके बाद इशू भी हो गई। उसके बाद कोर्ट का डिसीजन आ जाता है और कोर्ट कहती है कि जनाब
कंपनी केस जीत गई है और 2.7 में से वो अवॉर्ड कर देते हैं जी कि आपको 1.5 मिलने चाहिए। तो मैनेजमेंट का स्टांस इस हद तक ठीक हो गया कि आउट ऑफ 2.7 1.5 तो उन्हें मिलने चाहिए। बाकी जो बैलेंसिंग फिगर है 1.2, इसका स्टेट ऑफ अफेयर अभी कंफर्म नहीं है। तो इस हद तक तो बात हमारी मैनेजमेंट के साथ एग्री होगी और मैनेजमेंट ने कहा जनाब आप हम अपने अकाउंट्स भी रिवाइज करते हैं और आप भी अपनी ऑडिट रिपोर्ट जो है वो रिवाइज कर दें मैनेजमेंट की रिक्वेस्ट पे। हमने कहा ठीक है 2.7 में से 1.5 का तो ऑर्डर आ गया, इसका तो इशू नहीं, बट व्हाट अबाउट 1.2? मैनेजमेंट ने, क्योंकि वो तो अभी स्टिल नहीं है और जो मैनेजमेंट है उन्होंने रिमेनिंग अमाउंट जो 1.2 थी उसके लिए फिर से जो है अपील फाइल की है कि जनाब ये भी हमें मिलना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा चलें आपके कहने के मुताबिक हम इस 1.2 के अंदर 25% की प्रोविजन कर देते हैं। चलें जनाब आप भी क्या याद करेंगे, 1.2 पूरा नहीं, हम प्रोविजन कर देते हैं। यानी जो रिवाइज करने हैं मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो कहते हैं हम इस रिसीवेबल में से 0.3 की अमाउंट जो है वो रिड्यूस कर दें। ये रिसीवेबल वही जो SEL से चल रहा है, मैं भैया मेंशन कर दूँ, जो कंपनी से हमने पैसे लेने हैं, तो वो कहते हैं जी हम इस रिसीवेबल को रिड्यूस करेंगे। अब तो आपको कोई एतराज़ नहीं है, इसका मतलब 1.2 जो रिसीवेबल बाकी रह गया था जिसपे हमें एतराज़ था, ओरिजिनल 2.7 पे एतराज़ था, उसमें से 1.5 कोर्ट ने क्लियर कर दिया सब्सिक्वेंट टू इशूएंस ऑफ फाइनेंशियल। मैनेजमेंट ने कहा कि हम रिवाइज करते हैं, 1.2 के लिए हमने फाइल कर दी अपील, लेकिन हम फिर भी 25% प्रोविजन कर देते हैं। एंड nowhere in the question it is told कि whether auditor is satisfied with this treatment or not। इसका मतलब है 1.2 में से 0.3 तो निकल गया, बाकी रह गया 0.9, बाकी रह गया पॉइंट। अब 0.9 मिलना है या नहीं मिलना हमें क्या पता। अब हमें यहाँ पे डिफरेंट प्रोपोजिशन जो है वो बनानी है। वो क्या हो सकती हैं कि ये जो 0.9 अब जो रिसीवल अभी भी बुक में रह गया है, हो सकता है एज एन ऑडिटर हम इससे एग्री कर जाएं। अगर हम एग्री करते हैं तो 700, रिवाइज फाइनेंशियल में अनमॉडिफाइड ओपिनियन, हो सकता है हम इस 0.9 मिलियन से अभी भी एग्री ना, हो सकता है हम अभी भी एग्री ना करें। तो अगर हम इस 0.9 से भी एग्री नहीं कर रहे तो 3 सिचुएशन बन सकती हैं। हो सकता है ये अमाउंट इमटीरियल हो सकता है ये अमाउंट इमटीरियल हो। अब ये सारी चीज़ें हमें क्वेश्चन में डिस्कस करनी है। अगर इमटीरियल हुई तो 700, हो सकता है ये अमाउंट स्टिल कंसिडर टू बी मटीरियल हो, 0.9 का उन्होंने रिसीवेबल बुक किया, जाहिर है ये तो अपील फाइल की है और कंट्रोल में नहीं है, तो इसकी तो भी अप्रूवल नहीं होनी चाहिए और ये अमाउंट भी मटीरियल है। तो फिर हम क्या करेंगे, 705 अगेन रिवाइज फाइनेंशियल के अंदर भी 705 क्वालिफाइड ओपिनियन। तीसरा सिनेरियो ये बन सकता है कि 0.9 जो है वो मटीरियल एंड परवेजिव हो, लेकिन टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि 0.9 की अमाउंट जो है वो मटीरियल एंड परवेजिव हो जाए। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमने पिछले फाइनेंशियल में जब 2.7 की अमाउंट को क्वालिफाई कर दिया हुआ है, इसका मतलब है 2.7 वाज मटीरियल, तो उसी 2.7 में से 0.9 अगर बाकी बचती है तो 0.9 तो मटीरियल एंड परवेजिव नहीं हो सकती ना। हाँ 2.7 ही मटीरियल था, 0.9 भी मटीरियल हो सकती है, इमटीरियल भी हो सकता है, बट मटीरियल एंड परवेजिव नहीं हो सकता। तो ये सिनेरियो बेशक हम यहाँ डिस्कस ना करें या एक लाइन करके लिख दें कि 0.9 जो है रिमेनिंग बैलेंस दैट इज नॉट पॉसिबल to be considered as material and pervasive since it's a part of 2.7 which was considered to be material and qualified opinion was issued। तो या तो हम अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे देंगे रिवाइज में अगर हम मैनेजमेंट के ट्रीटमेंट से एग्री कर रहे हैं। अगर हम एग्री नहीं कर रहे
और मामला ही मटीरियल है तो भी अनमॉडिफाइड ओपिनियन हो सकता है, लेकिन हम एग्री नहीं करें, मामला स्टिल मटीरियल है, तो हो सकता है रिवाइज फाइनेंशियल में फिर हमें क्वालिफाइड ओपिनियन ही देना पड़े। तो ये सारी डिस्कशन जो आप हमने की है ये इस 15A के अंदर आनी है, कैरी आउट ऑडिट प्रोसीजर इन दी सर्कमस्टांस, ये सिनेरियो से लेंगे। 15B स्टैंडर्ड वर्डिंग, 16 स्टैंडर्ड वर्डिंग, पैरा 15C स्टैंडर्ड एंड पैरा 12 स्टैंडर्ड वर्डिंग। और यहाँ पे आप वो 15A में लिखेंगे, आपने जब कैरी आउट ऑडिट प्रोसीजर, अब हर एक एक चीज का आपको साथ साथ मेंशन करते जाना है, ऑडिट एविडेंस लेना है। किस चीज का एविडेंस लेना है? 1.5 कोर्ट का डिसीजन है उसकी कॉपी, मैनेजमेंट कह रही है तो इसके लिए हमें चाहिए होगी वो कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी। फिर आपको कहा जा रहा है 1.2 में से रिमेनिंग बैलेंस में से वो 25% प्रोविजन कर रहे हैं, इसके ऊपर आप मैनेजमेंट से इंक्वायरी करें, उनसे इसका बेसिस पूछें, आप किस बेस के ऊपर ये 25% प्रोविजन कर रहे हैं, रैशनल पूछे, रीजन पूछें, और फिर ये अकॉर्डिंगली सिनेरियो बना के आप डिफरेंट इम्पैक्ट बताएं कि हमारी ऑडिट रिपोर्ट पे ओपिनियन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पैक्ट आ सकता है। इट्स अ गुड कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन ऑन ISA 560। जी ठीक है, इसको दोबारा एक बार राइट कीजिएगा इस क्वेश्चन को इस तरह से। हाँ, रिस्क में भी देखें, एक ये रिस्क भी है ना कि ईयर एंड के बाद कुछ हो गया, अब उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इम्पैक्ट होगा। तो 560 ये सब ऑडिट रिस्क हैं, 570 भी ऑडिट रिस्क है, 560 भी ऑडिट रिस्क है, 240, 250 सब ऑडिट रिस्क ही है। तो ऑडिट रिस्क के क्वेश्चन के अंदर भी, जो कि इंशाल्लाह हम एथिक्स स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट, ये करके कंप्लीट, और उसके बाद बस फिर समझने के क्वालिटी कंट्रोल और फिर रिस्क के ऊपर ही आ रहा है, ये सब रिस्क नहीं है। अच्छा जी, 0.9 रिकॉर्ड नहीं करना, उन्होंने तो ऑलरेडी 2.7 किया हुआ है, ये वो एंट्री कर चुके हैं, आज वो एक 0.3 की और एंट्री कर रहे हैं। बाकी रिसीवर 2.7 में से जब 0.3 निकल जाएगा और 1.5 तो क्लियर है, तो बाकी 0.9 रह गया है। यही तो पूछना है मैनेजमेंट से कि ये आप किस बेस पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, और इसी से मैनेजमेंट हमें जवाब देगी। हो सकता है मैनेजमेंट की बात से एग्री करें, हो सकता है ना करें। तो रिकॉर्ड ऑलरेडी 2.7 हुआ है, जिस पूरे पे मैं एतराज था, बाद में 1.5 प्रूफ हो गया तो मैनेजमेंट वाज राइट, 1.2 स्टिल रह गया, मैनेजमेंट ने 1.2 के ऊपर 25% प्रोवाइड फॉर कर दिया, बट स्टिल डाउट रिमेन्स 1.9, ये मैंने खुद कैलकुलेट किया। दिस इज 2012 दिसंबर। क्योंकि उसमें टैग का नकल क्वेश्चन बैंक, वो जो हमारी बुक है सीखा चिट्ठी, उसमें भी है। चलें जी, लास्ट क्लास में हमने आईसा 800 को भी देखा था, रिव्यू किया था, और आईसा 800 जो है वो एक ऐसी कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट के बारे में हमें गाइडेंस देता है जो जनरल पर्पज ना हो बल्कि स्पेशल पर्पज। तो स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल मेजर पैराग्राफ जरूर बनेगा, और उसमें कम से कम 3 बातें जरूर डिस्कस होंगी। नंबर 1 कि जनाब ये
स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं उसके ऊपर एक अलर्ट होना। नंबर 2, हमने ये बताना है कि अगर ये स्पेशल पर्पस है तो वो पर्पस क्या है। जनरल पर्पस को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती, बट स्पेशल पर्पस को एक्सप्लेन और साथ ही मैनेजर यूजर को एक और अलर्ट करना है। अब चूंकि ये स्पेशल पर्पस है और ये पर्पस है, लिहाजा इस पर्पस के अलावा किसी और पर्पस के लिए ये सूटेबल नहीं है। तो 3 चीजों पे हमें एक किस्म का अलर्ट देना है एम्सो मैटर पैराग्राफ में। तो ये मिनिमम 3 है, बट इसके अलावा और 3 चीजें भी आ सकती हैं। वो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा केस टू केस। उसमें जो पहली 2 चीजें हैं, तो ये मिनिमम वाली 3 बातें। अब अगली 3 जो हैं ये ऑप्शनल। इसमें जो पहली 2 बातें हैं वो हैं रिस्ट्रिक्शन से बिलोंग कर रही, और उस रिस्ट्रिक्शन को आपने उसी एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में एक्सटेंड कर देना है, ऐड कर देना है। या तो आप सिंपल रिस्ट्रिक्शन लगाएं सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन पे, या आप रिस्ट्रिक्शन लगाएं डिस्ट्रीब्यूशन प्लस यूज को। दोनों की हमने इलस्ट्रेशन देखी, दोनों की हमने वर्किंग मॉडल देखे। एंड दिस इज रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि भाई वो आपका फेयर प्रेजेंटेशन है कंप्लाइंट, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। और एक और ऑप्शनल चीज़ होती है वो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन में, जो मैंने कहा था हम इंशाल्लाह आप IAS 805 देखने लगे हैं, उसके अंदर इसकी बात कर लेंगे। तो 3 and 3। और दूसरा, जिस तरह जनरल पर्पस फ्रेमवर्क, उसी तरह स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क कैन ऑल्सो बी अ फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क एंड कैन ऑल्सो बी अ कंप्लायंस फ्रेमवर्क। अब इन 2 फ्रेमवर्क में जो 3 चेंजेस जो 700 में मेंशन थी वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल होंगी इस रिपोर्ट में। और वो 3 चेंजेस आपको पता है क्या? ऑडिटर ओपिनियन की वर्डिंग, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी की वर्डिंग सिर्फ प्रिपरेशन हो जाएगी कंप्लायंस फ्रेमवर्क। मैनेजमेंट कहेगी हमने सिर्फ इसको प्रिपेयर किया है और हम भी ओपिनियन देंगे कि ये भाई ये उस फ्रेमवर्क के तहत प्रॉपरली प्रिपेयर्ड। हम ना ट्रू एंड फेयर कहेंगे, ना प्रॉपर फेयर प्रेजेंटेशन की टर्म यूज करेंगे। और कंप्लायंस फ्रेमवर्क में ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी में से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और कम हो जाती है कि हमने इन फाइनेंशियल की ओवरऑल प्रेजेंटेशन को वैल्यूएट नहीं की। तो ये भी आपके सामने इलस्ट्रेशन 3 और ये वन ऑफ द मॉडल। फिर जिस तरह 700 सीरीज के ये स्टैंडर्ड हमारी ऑडिट रिपोर्ट को अफेक्ट करते हैं, उसी तरह 800 सीरीज के अंदर अगर हम ऑडिट रिपोर्ट बना रहे हैं स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल के ऊपर, ये स्टैंडर्ड उसको भी उसी तरह अफेक्ट करेंगे। और एक और हमने पढ़ा यूज ऑफ अदर मैटर सेक्शन। अगर एक कंपनी के जनरल पर्पस फाइनेंशियल भी बन रहे हैं, फिर स्पेशल पर्पस भी वो बना रही है, तो फिर बाद में बनाने वाली रिपोर्ट में मेंशन कर दें कि भाई हमने इनका एक और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर भी ओपिनियन दिया है, जिसमें ये ओपिनियन है, ये रिपोर्ट की डेट है। इसकी भी आपको वर्किंग मॉडल इलस्ट्रेशन 3 में मिल गई। तो IAS 800 में आपको 3 and 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो याद रखने की जरूरत है। आज हम मूव कर रहे हैं 805 पे, स्पेशल कंसिडरेशन। अब ये 800 की जो सीरीज है ना, 3 स्टैंडर्ड है सीरीज में, 800, 805, 810, ये स्पेशल पर्पस ऑडिट एंगेजमेंट। सर हम अभी भी ऑडिट रहे हैं, 700 सीरीज में भी हमने ऑडिट किया है और 800 सीरीज में भी ऑडिट कर रहे हैं। फर्क ये है कि 700 सीरीज में 2 मेन चीजें हैं। नंबर 1 एक तो जर्नल पर्पस फाइनेंशियल, और नंबर 2 है कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, सो जर्नल पर्पस भी है और कंप्लीट सेट भी है। अब 800, 805 और 810 में इन 2 लिमिटेशंस को हटा के हम ऑडिट कर रहे हैं। हो सकता है जर्नल पर्पस ना हो, जो कि 800 में स्पेशल पर्पस है, और चूंकि अब मैं 700 सीरीज में का कंप्लीट सेट, तो 800 सीरीज में अगर कोई क्लाइंट आता है मुझे कंप्लीट सेट को ऑडिट नहीं कराना, मैंने सिर्फ आपसे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर ओपिनियन लेना है, क्योंकि बैंक ने मेरे जो है वो फाइनेंशियल पोजीशन देख के असेस करना है लोन, उसको इनकम स्टेटमेंट नहीं चाहिए, तो आप सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को ऑडिट करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का भी पूरा नहीं चाहिए, सिर्फ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे ओपिनियन दे दें, क्योंकि बैंक ने चार्ज क्रिएट करना है मेरी लैंड और बिल्डिंग पे, वो कह रहे हैं जनाब सिर्फ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। तो दिस टाइम 805 में पढ़ने लगे हैं कंप्लीट सेट नहीं है, एक स्टेटमेंट, एक एलिमेंट, एक आइटम का ऑडिट करने लगे।
तो इसीलिए 800 सीरीज में ये स्पेशल पर्पज ऑडिट एंगेजमेंट कहलाई जाती है। 805 में अब हम देखने लगे हैं सम स्पेशल कंसिडरेशन। इसमें हम सीखेंगे हाउ टू कंडक्ट ऑडिट ऑफ सिंगल फाइनेंशियल, कोई स्पेसिफिक एलिमेंट, अकाउंट या आइटम ऑफ ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसके अंदर फिर क्या टेक्निकलिटीज हैं, इसके क्या मैकेनिक्स हैं, वो हम इसको फिर डिग आउट करते हैं। तो सबसे पहले क्या काम कर लेना चाहिए हमें? सबसे पहले एक नेक काम कर लेना चाहिए जी। इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स मार्क करते हैं। आइए जनाब 805 के इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स मार्क करते हैं। अच्छा जी, आए मार्क करते हैं पैराग्राफ 1। और 1 के साथ ही आप A3 और इसके साथ ही अपेंडिक्स 1, ये सब पैरा 1 के साथ ही लेंगे। A3 and appendix 1, paragraph 1। Then we have paragraph 6। ओके, पैराग्राफ 6 के बाद हम मार्क करेंगे पैराग्राफ 9 पेज पे। और पैराग्राफ 9 के साथ इसके साथ जो लिंक पैराग्राफ है एक्सप्लेनेटरी, वो आप मार्क करेंगे ये दोनों जो A8 एंड A9। पैराग्राफ 10 के साथ A15। पैराग्राफ 11 A16 से लेके A22। पैराग्राफ 14 with A23 up to A27। इसके बाद आप करेंगे जी पैराग्राफ 15 और पैरा 15 के साथ A28। पैरा 16 एंड 17 बोथ इम्पोर्टेंट। जी ठीक है, ये हमने पैराग्राफ जो है वो बात। अब आते हैं वापस ये समरी के नोट। और आप देखते हैं कि राइट साइड पे टॉप राइट के ऊपर
दो अपेंडिक्स हैं, अपेंडिक्स 1 है और अपेंडिक्स 2 है, जिसके अंदर फिर 3 इलस्ट्रेशन हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे मार्क किया है, इधर आके देखते हैं, पैराग्राफ 1 प्लस अपेंडिक्स 1। थोड़ा सा ये पैराग्राफ 1 और अपेंडिक्स 1 को स्टडी करते हैं। फरूक, वैसे ना मैं टू बी ऑनेस्ट, जो मैं आपके साथ क्लास में क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था, इनफैक्ट ये ही वो बेंचमार्क क्वेश्चन हैं जो एज अ मिनिमम अगर आप कर लें तो हम ऑन द सेफ साइड चले जाते हैं। तो जो मैं क्लास में मैंने क्वेश्चन जो हैंड पिक किए हुए हैं, बेशक वो बहुत पुराने हों या नहीं हों, वो आप समझें कि उस एरिया के वो बेंचमार्क क्वेश्चन ही है, वो आपने जब भी वो एरिया रिवाइज करना है तो वो क्वेश्चन जरूर करने हैं। इस तरह मैंने 701 के आपको कराए, 705, 706, इवन 710 का, 560 के दो क्वेश्चन। तो ये सारे आप इनको ऐसे ही कंसिडर करें कि ये बेंचमार्क क्वेश्चन है। बाकी इसके अलावा जितनी आप वो एज पर एनालिसिस और वो बुक में से प्रैक्टिस करें, वो जितना करेंगे उतना अच्छा होगा, बट ये वो मिनिमम बेंचमार्क क्वेश्चन ही है जिसके अंदर एटलीस्ट फेयर मिनिमम। अच्छा जी, आए पैराग्राफ 1 देखते हैं और फिर इसके बाद हम अपेंडिक्स 1 में चलते हैं। मैंने जनरल बात तो कर दी थी कि इस स्टैंडर्ड की खास यूएसपी क्या है। तो इसमें हम सीखेंगे कि हम ऑडिट कर रहे हैं या तो एक सिंगल फाइनेंशियल का, या किसी स्पेसिफिक एलिमेंट या स्पेसिफिक अकाउंट या स्पेसिफिक आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। और इसमें ये भी बड़े मजे की चीज़ है कि हो सकता है ये सिंगल फाइनेंशियल, सिंगल एलिमेंट, अकाउंट या आइटम ये जर्नल पर्पस के तहत बना हो या स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के तहत बना हो। तो अब 805 में ये पाबंदी नहीं है कि ये सिर्फ जर्नल पर्पस की सिंगल फाइनेंशियल है या स्पेशल पर्पस, इट कुड बी बोथ। तो वो भी हम यहाँ पे इसके अंदर हैंडल करेंगे। अब चलते हैं जरा अपेंडिक्स 1 में, थोड़ी सी एग्जांपल्स ले लेते हैं कि ये स्पेशल पर्पस और इसका क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं इसके अंदर। तो जनाब यहाँ पे जिस तरह हो सकता है कि सिंगल फाइनेंशियल का तो हमें आइडिया है, सिंगल फाइनेंशियल इन 5 में से कोई एक स्टेटमेंट बनवाई जा रही हो। तो बेसिकली अपेंडिक्स 1 really talks about examples of कि वो स्पेसिफिक एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, स्पेसिफिक अकाउंट्स क्या हो सकते हैं, स्पेसिफिक आइटम्स क्या हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई क्लाइंट हमसे कहे जनाब आप मुझे अकाउंट्स रिसीवेबल के ऊपर ओपिनियन दे दीजिए, अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट, इन्वेंट्री के ऊपर, प्राइवेट पेंशन प्लान के ऊपर। तो कोई भी हो सकता है। प्राइवेट पेंशन प्लान, ये स्केड्यूल है, स्केड्यूल ऑफ टेंजिबल एसेट्स हैं, इंक्लूडिंग रिलेटेड नोट, schedule for disbursements and schedule for profit. So any item, any head of account that you can think of and that is important to client for certain reasons, instead of going, और आप इससे ये भी समझ सकते हैं कि यूजुअली वो कंपनी जिनके लिए अपने कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट कराना ज़रूरी है, प्रॉब्ली उन्हें शायद इसकी इतनी ज़रूरत ना महसूस होती हो, बट स्टिल वो भी कंसिडर कर सकते हैं कि पूरी फाइनेंशियल पे ओपिनियन मिल गया, हम डिस्कस भी करेंगे। आप वो एक स्पेसिफिक आइटम के ऊपर अलहदा से भी ओपिनियन चाहते हैं, बट शायद ज़्यादा ज़रूरत इसकी वहाँ पड़ेगी ऐसी कंपनीज, एंटिटीज जिनके लिए कंप्लीट ऑडिट कराना ज़रूरी नहीं है। एक सर्टन नीड अराइज हुई, बैंक से लोन लेना है और बैंक में आपके जो इमूवेबल और मूवेबल एसेट्स हैं उनके ऊपर आपको लोन लेना है, वो कहते हैं जनाब आप मूवेबल और इमूवेबल के ऊपर सिर्फ ओपिनियन ले आए इंस्टेड ऑफ होल फाइनेंशियल। तो इट डिपेंड्स के यूजर की नीड क्या है यहाँ पर। तो ये एक छोटा सा आइडिया था कि हम यहाँ पे किन चीज़ों के ऊपर ओपिनियन लेने की बात कर रहे हैं। आए अच्छा जी, एक्सटर्नली खुद ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार दी मैंने जनाब। आपको याद होगा IS 19 आप लोग पढ़ते हैं जिसमें ये पेंशन फंड होते हैं, फंड क्रिएट हो जाता है, फिर वो जो एम्प्लॉयर है उस फंड में कंट्रीब्यूशन करता है, वो उस
फंड के जो एसेट्स होते हैं उसमें वो पैसे जमा करा देता है और वो फंड फिर उस एसेट से चीज़ें खरीदता है। तो वो हैं तो कंपनी के एम्प्लॉयर के पैसे पेंशन के अंदर, क्योंकि रिस्क तो सारा एम्प्लॉयर का है, बट वो उस पैसे को जो मैनेज किया जा रहा है वो एक्सटर्नली का मतलब है कि अलहदा ट्रस्ट बना हुआ है, उसके अपने ट्रस्टीज हैं जिसमें एम्प्लॉयर के बंदे भी एम्प्लॉय के भी हैं, तो वो उन एसेट्स को एक्सटर्नली मैनेज किया जा रहा है। तो somebody could ask from the employer कि भाई ये आप इस फंड के एसेट्स जो कि आप मैनेज नहीं कर रहे हैं टेक्निकली, वो तो ट्रस्टीज कर रहे हैं, तो इसके ऊपर ओपिनियन। हाँ, फंड को ऑडिट क्या है, और फंड का भी कंप्लीट फंड का नहीं, पी फंड या वो पेंशन का कंप्लीट नहीं, बट सिर्फ उसके वो जो आपको याद होगा IS 19 आप पढ़ते हैं, फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट्स, वे टॉक प्लान एसेट्स। हाँ, तो वो प्लान एसेट्स की बात है। यस, राइट, ओके। हाँ जी, वापस आते हैं आप समरी पे। अब जरा इसको हम चीज़ों को देखते हैं कि मैंने समरी कैसे बनाई है, इसमें हम कैसे हेल्प ले सकते हैं। तो आइडिया ये होता है कि जब आप रिवाइज करें तो समरी को देखें सबसे पहले, मतलब आपने 3 स्टेप में कोई भी चीज़ प्रिपेयर करनी है, फर्स्ट टाइम इवन बाद में रिवाइज भी करना है, 3 स्टेप में करना है। नंबर 1, अपने सामने ये समरी खोलें, लो ब्रीफ ओवरव्यू लें, मतलब देखें स्टोरी, समझें कि हाँ इसमें ये पॉसिबिलिटीज, ये चीज़ है, इस चीज़ के लिए ये एग्जांपल है, ये इलस्ट्रेशन है, ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं। तो समरी को देखने के बाद आपने फ़ौरन रुजू करना है वो स्टैंडर्ड के इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स एंड एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ, और थर्ड लेवल पे इसके साथ वो जो हमने क्वेश्चन क्लास में डिस्कस किए। तो आपने हर स्टैंडर्ड को इन 3 स्टेप्स के अंदर ही कवर करना है, और इसके अलावा जितने आप और पैराग्राफ पढ़ें स्टैंडर्ड के और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें वो उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। बट ये हर टॉपिक को, हर स्टैंडर्ड को प्रिपेयर करने के ये 3 स्टेप है: समरी, स्टैंडर्ड, पैराग्राफ, एंड देन बेंचमार्क प्रैक्टिस क्वेश्चन। दिस इज द 3 स्टेप प्रोसेस मैं कहता हूँ ऑडिट में स्टूडेंट्स में प्लीज या फॉलो करें। तो आइडिया होना चाहिए, इतनी अच्छी हो जानी चाहिए कि फिर आप 5 to 10 मिनट्स में एक स्टैंडर्ड सामने समरी देखें, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ रिव्यू करें, आपको सारी चीज़ें उसमें रिकॉल हो जाएं और वो क्वेश्चन भी आप देख लें। अच्छा जी, 805। तो यहाँ समरी इस तरह से ड्राफ्ट हुई है कि सबसे पहले हमने बनाया, कंपैरिजन ड्रॉ किया कि हम कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जब ऑडिट करते हैं तो या 700 लगाते हैं या 800 लगाते हैं, ठीक है। लेकिन आज जो हम ऑडिट करने लगे हैं वो या सिंगल फाइनेंशियल का ऑडिट की बात करने लगे हैं या स्पेसिफिक एलिमेंट अकाउंट या आइटम। और आप देख सकते हैं टॉप राइट पे अपेंडिक्स 2 में 3 इलस्ट्रेशन है, तो मैं उन इलस्ट्रेशन को भी रेलेवेंट जगहों पे लिंक करता जाता हूँ ताकि हमें पता चल जाए कि इस कॉन्सेप्ट की हमारे पास वर्किंग मॉडल, वर्किंग वर्डिंग भी मौजूद है या नहीं है, या इलस्ट्रेशन, प्रेफरेबली इलस्ट्रेशन नहीं तो कोई, कई दफ़ा आपको याद है जिस तरह 560 में आपको फिर वो किसी एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ में वो पैराग्राफ बना के दिखाया जाता है, जिसमें डुअल डेटिंग का वो पैराग्राफ पर वर्डिंग वो मिलती है। कई दफ़ा 701 में आपको एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ के अंदर वर्डिंग बनी भी मिलती है कि अगर आपने कोई की ऑडिट मैटर नहीं है तो फिर की ऑडिट मैटर सेक्शन की वर्डिंग क्या होगी। तो इलस्ट्रेशन में भी वर्डिंग मिलती है, कई दफ़ा मेन स्टैंडर्ड के पैराग्राफ में वर्डिंग मिलती है, कई दफ़ा एक्सप्लेनेटरी में, तो वो भी हम साथ साथ लिंक कर रहे होते हैं। तो देखिए सिंगल फाइनेंशियल इलस्ट्रेशन 1 एंड 2 जो है उसमें वी आर टॉकिंग अबाउट वन कंप्लीट सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट, और जो इलस्ट्रेशन 3 है उसमें हम एक स्पेसिफिक एलिमेंट की बात करें, ठीक है। तो सबसे पहले जनाब जरा हम नीचे चलते हैं और अब ये जो स्पेसिफिक एलिमेंट, सिंगल फाइनेंशियल या स्पेसिफिक एलिमेंट या अकाउंट बैलेंस बन रहा है, ये जिसे हमने हाईलाइट किया था उस पैराग्राफ में, ये जनरल पर्पस में भी बन रहा हो सकता है और स्पेशल पर्पस में भी बन रहा हो सकता है। तो जनरल पर्पस में भी हो सकता है और स्पेशल पर्पस के अंदर भी हो सकता है। एक कंप्लीट सर्कल ही बन गया पूरा जी। तो जनरल पर्पस भी हो सकता है और वो स्पेशल पर्पस के अंदर भी
ये सिंगल फाइनेंशियल या स्पेसिफिक एलिमेंट बन सकते हैं। तो दोनों में फ़र्क क्या होगा? अगर ये सिंगल फाइनेंशियल के ऊपर आप ओपिनियन दे रहे हैं जो जनरल पर्पज में बनी है, स्पेशल पर्पज में दे रहे हैं, फ़र्क क्या होगा? ये वो फ़र्क होगा जो हम पीछे 800 में करते हैं, मिनिमम 3 प्लस माइनस 3। क्योंकि जब भी आप जनरल पर्पज से स्पेशल पर्पज फ्रेमवर्क में जाते हैं, आपको एम्फ्लोमेटिक पैराग्राफ में अलर्ट करना है यूज़र को, 3 बातें करनी है, प्लस माइनस 2 रिस्ट्रिक्शन, 2 टाइप की रिस्ट्रिक्शन है वो भी डाल सकते हैं, और एक और चीज़ है जो भी हम देखेंगे। तो जनरल पर्पज या स्पेशल पर्पज में एक तो ये हो गया, ठीक है। आज हम एक और लेवल की डिस्कशन करने लगे हैं जो इस स्टैंडर्ड से पहले हम कभी भी इतनी डिटेल के अंदर कभी हमें ना जाने की जरूरत महसूस हुई, ना हमें उसको समझने के लिए कहा गया, बल्कि हमें तो समझाया गया कि ये दोनों बातें एक ही हैं। लेकिन 805 में आके पता चलता है कि नहीं, इन दो बातों के अंदर भी ये दोनों सिमिलर टर्मिनोलॉजीज नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। मैं आपको बताता हूँ। आपको याद है हर फ्रेमवर्क या फेयर प्रेजेंटेशन अपनी मर्जी से चूज कर सकता है। या तो वो कहेगा दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट, या वो कह सकता है दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ए ट्रू एंड फेयर व्यू। याद है ना, हम हमेशा कहते हैं। और कंप्लायंस फ्रेमवर्क में हम ना प्रेजेंट फेयरली की टर्म यूज कर सकते हैं, ना ट्रू एंड फेयर, बल्कि हम तो कहते हैं प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट। लेकिन आज 805 में पहली दफा जाके हमें पता चला कि फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में ये दोनों वर्डिंग भी इंटरचेंजेबल नहीं है। यानी आज 805 में हमें बताया जा रहा है, ये मैं आपको होमवर्क में दूंगा, ये है एक पैराग्राफ A9। इस पैराग्राफ A9 के अंदर हमें ये सिखाया गया है कि आपने प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट की वर्डिंग कब यूज करनी होती है अंडर फेयर, और ट्रू एंड फेयर की। आज से पहले हमने कभी हमने कहा ये दोनों इंटरचेंजेबल है, या आप प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट यूज कर लें और गिव ए ट्रू एंड फेयर। हर इलस्ट्रेशन भी आज तक हम जो देखते आए हैं फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, उसमें आपको यही लिखा हुआ मिलेगा ओपिनियन पैराग्राफ में, प्रेजेंट फेयरली इन ऑल रिस्पेक्ट्स और गिव ए ट्रू एंड फेयर व्यू। तो हमें इसमें आज तक कोई डिफरेंस नहीं बताएगा। आज पहली दफा, मैं इसलिए रिपीट भी कर रहा हूँ, आज पहली दफा हमें ये सिखाया जा रहा है कि नहीं साहब, इन दोनों टर्मिनोलॉजीज में भी डिफरेंस है। और इलस्ट्रेशन 1 और 2, ये इलस्ट्रेशन 1 और 2 जो कि फेयर प्रेजेंटेशन की हैं, इन दोनों में वर्डिंग सिर्फ यूज हो रही है प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट, ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं हो रहा। बल्कि जब आप A9 पढ़ेंगे, मैं आपको इसकी थोड़ी सी समरी बता दूं, बाकी आपने होमवर्क में पढ़ के आना है। स्टैंडर्ड ये कह रहा है कि जब भी सिंगल फाइनेंशियल या स्पेसिफिक एलिमेंट की बात हो, और वो जनरल पर्पज में बना हो या स्पेशल में बना हो, लेकिन वो फ्रेमवर्क आगे फेयर प्रेजेंटेशन है, तो 805 के अंदर आपने जो एक्सप्रेशन यूज करना है फेयर प्रेजेंटेशन का, वो प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट यूज करना है। आप ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं यूज करेंगे। बल्कि A9 में मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू यूज ट्रू एंड फेयर व्यू एक्सप्रेशन फॉर फेयर। अब ये क्यों है डिफिकल्ट, क्या रीजन है, इसका आंसर आपने खुद ढूंढ के आना है। हिंट मैंने दे दी है पैराग्राफ A9 को। उसने आज इस लेवल की भी डिटेल की कि प्रेजेंट फेयर इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट्स एंड ट्रू एंड फेयर व्यू में क्या डिफरेंस होता है। आज से पहले ये दोनों इंटरचेंजेबली हम यूज करते थे फेयर प्रेजेंटेशन के लिए। तो अभी हम देखते हैं। मैं चाहता हूँ सबसे पहले सीधा इलस्ट्रेशन 1 में ही आ जाएं, और ये एक सिंगल इलस्ट्रेशन 1 में हमें ये मिलेगी फेयर प्रेजेंटेशन है, जर्नल पर्पज है, और इलस्ट्रेशन 1 जो है वो एक सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ओपिनियन की बात हो रही है। तो आइए ज़रा, मैं चाहता हूँ कि हम इसी स्टेज के ऊपर ज़रा इलस्ट्रेशन
1 देख लेते हैं। अपेंडिक्स 2 में 3 इलस्ट्रेशन हैं, तो हमने ये बारी बारी इसको रिव्यू भी करते हैं। तो आइए इलस्ट्रेशन 1 और ज़रा फैक्ट्स रीड करते हैं। फैक्ट्स रीड करने से हमारी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रिवाइज भी हो रही होती हैं। आइए लेट्स टॉक अबाउट इलस्ट्रेशन 1। इस दफ़ा ऑडिट हो रहा है सिर्फ एक बैलेंस शीट, दैट इज अ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये एंटिटी है अदर देन ए लिस्टेड एंटिटी। ओके, दूसरी बात यहाँ पे लिखी है कि ये जो फाइनेंशियल बन रहे हैं हमारे, ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है इन ज्यूरिसडिक्शन एक्स रेलेवेंट टू प्रिपेयरिंग ए बैलेंस शीट। अच्छा, तो आप क्या कहेंगे, आपके ख्याल में ये जर्नल पर्पस फ्रेमवर्क होगा जो एक ज्यूरिसडिक्शन में स्पेशल बना हुआ है, उस कंट्री की सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने ड्राफ्ट किए कि इस कंट्री में फाइनेंशियल ऐसे बनेंगे? डज इट सीम टू बी ए जनरल पर्पस फ्रेमवर्क और ए स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क? जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस में फर्क क्या था? वाइड रेंज ऑफ यूजर। तो अगर एक जुरिस्डिक्शन ये फैसला करती है कि इस कंट्री में फाइनेंशियल ऐसे बनेंगे, तो आपके ख्याल में वो स्पेसिफिक यूजर्स के लिए बन रहे हैं, और जुरिस्डिक्शन में वाइड रेंज ऑफ यूजर्स के लिए? वाइड रेंज ऑफ यूजर्स। तो ये एक जर्नल पर्पस फ्रेमवर्क, ठीक है, जर्नल पर्पस। अब हर फ्रेमवर्क, भले वो जर्नल हो भले स्पेशल हो, आपको पता है या वो फेयर प्रेजेंटेशन हो सकता है या कंप्लायंस। तो अगली लाइन में वो जवाब दे रहा है कि ये फेयर प्रेजेंटेशन है, यानी उस फ्रेमवर्क में रेगुलेटर ने इतनी इजाज़त ज़रूर दी है कि अगर आप समझते हैं तो आप एडिशनल डिस्क्लोजर्स भी दे सकते हैं, जो हमने आपको कहे हैं उससे ज़्यादा, और आप डिपार्चर्स भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि यहाँ पे ऑडिटर ने डिटरमिन किया कि हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फ्रेज प्रेजेंट फेयरली इन्वॉल्व। अब मैंने कहा ना, ये 805 में पहली दफ़ा आता है कि आपको ये भी सोचना है कि बेशक ये फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेम है, लेकिन एक्सप्रेशन प्रेजेंट फेयरली वाला यूज़ करना है या ट्रू एंड फेयर। तो यहाँ पे और हर इलस्ट्रेशन में A9 पढ़ने के बाद हम यही कंक्लूड करेंगे, मैंने ब्रैकेट में लिखा था कि 805 के अंदर ट्रू एंड फेयर व्यू कहना मुश्किल है, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट फेयरली इन ऑल म्यूचुअल रिस्पेक्ट ही यूज़ करेंगे। क्यों, वो मैंने आपको कहा कि आप पढ़ के आएंगे तो फिर कल हम उसके ऊपर मजीद डेलिब्रेट करेंगे। तो जिस तरह 800 के अंदर या 700 के अंदर मटीरियल अनसर्टिटी हो, कोई दूसरे मसाइल हों, तो वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल। अभी मैं आपको जब समरी में लेके जाऊँगा तो आपको याद होगा, जिस तरह मैंने कहा था 800 में प्लस 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 700 705 सारे स्टैंडर्ड लगते हैं, इस तरह 805 में भी वही क्वालिफिकेशन, वही एब्सो मैटर, अदर मैटर, और अगर की ऑडिट मैटर लगता है कभी लॉ रिक्वायर कर रहा है तो वो भी उसी तरह एप्लीकेबल होंगे। तो यहाँ पे वो 570 भी आपको लगता हुआ नजर आ रहा होगा। आगे वो कह रहा है कि यहाँ पे ऑडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड, 701 की ज़रूरत नहीं है, ये ऑडिट मैटर की ज़रूरत नहीं है, और इसी तरह कोई अदर इंफॉर्मेशन भी नहीं है। ये उस चीज़ का प्रूफ है कि वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे उसी तरह एप्लीकेबल है। अच्छा जी, आए अब ज़रा इसकी रिपोर्ट देखते हैं। सबसे पहले ओपिनियन में फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे, हमने ऑडिट क्या किए। वी हैव ऑडिटेड दी, इस दफ़ा गौर कीजिए, बैलेंस शीट, सिर्फ बैलेंस शीट और उससे रेलेवेंट नोट, और उसकी एक समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब हमारा ओपिनियन देखिए, अगर ओपिनियन में वर्डिंग देखें, हालांकि ये फेयर प्रेजेंटेशन है, हम कह रहे हैं प्रेजेंट फेयरली इन ऑल म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ब्रैकेट में वो नहीं लिखा हुआ और गिव इट्स नोन फेयरली, क्योंकि मैंने कहा वो डिफिकल्ट है देना, शायद पॉसिबल नहीं है। ठीक हो गया, इन अकॉर्डेंस विद फ्रेमवर्क एंड ज्यूरिसडिक्शन एक्ट। तो ये बात हो गई थी, और उसके बाद उसी तरह बेसिस पर ओपिनियन नॉर्मल तरीके से आ गया, और ओपिनियन के बाद वही मटीरियल अनसर्टेनिटी, उसी तरह सेम प्रोटोकॉल के साथ आईसा 570, वही ड्रॉ अटेंशन टू नोट,
which indicate fलाना fलाना, our opinion is not modified in respect of this matter. वही प्रोटोकॉल, उसके बाद सेम मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसी तरह ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और वही ऑडिटर, ये जो शेडेड पोर्शन है ये वो आपको याद होगा एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके लिए 3 चॉइसेस होती हैं, बार, BAR, और बाकी सारा कुछ आगे रिपोर्ट में उसी तरह। यहीं पे रुक के मैं चाहता हूं जरा ये भी देख लें कि इलस्ट्रेशन 2 में क्या डिफरेंस होगा। अच्छा मुझे बताएं, अब यहीं से देखे, सिर्फ समरी से देख के बताएं, इलस्ट्रेशन 1 और 2 में आप क्या डिफरेंस एक्सपेक्ट करने लगे हैं रिपोर्ट में, क्योंकि ये भी फेयर प्रेजेंटेशन है, ये भी फेयर प्रेजेंटेशन है, यहाँ पे भी एक्सप्रेशन होगा, ये होगा, और 1 और 2 में क्या डिफरेंस आपको फील, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या होगा इलस्ट्रेशन 1 और 2। थोड़ा सा 1 और 2 के ऊपर ऊपर जाना पड़ेगा इस ट्री में, फिर आपको डिफरेंस मिलेगा। गेस करें क्या होगा इलस्ट्रेशन 1 और 2 में, मेजर डिफरेंस क्या होगा। जी 1 के ऊपर चलें और इतना 2 के ऊपर चलें, आपको मिला। हाँ तो स्पेशल पर्पज है तो क्या होगा, अब आपको ये भी नजर आएगा इलस्ट्रेशन 2 में, वो 3 and 3 वाला, मिनिमम 3 और 3 and 3 भी नजर आएगा इलस्ट्रेशन 2 में। क्यों? क्योंकि ये स्पेशल पर्पज, और स्पेशल पर्पज में मिनिमम अलर्ट एब्सो मैटर बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को देना ही देना है, प्लस माइनस रिस्ट्रिक्शन और ऑन डिस्ट्रीब्यूशन या यूज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, आइए देखते हैं इलस्ट्रेशन 2 के फैक्ट्स भी देखते हैं और इसको भी चेक करते हैं। इसके फैक्ट्स पढ़ते हैं पहले, इस दफ़ा देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये बन रही है, इस दफ़ा हम ऑडिट कर रहे हैं अगेन स्टेटमेंट का, स्टेटमेंट ऑफ कैश रिसीट्स एंड डिस्बर्समेंट, और ये एक सिंगल फाइनेंशियल एंटिटी अदर देन अ लिस्टेड एंटिटी। ठीक हो गया, प्लस इधर लिखा है कि ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन कंप्लीट सेट वाज नॉट इशूड। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मुझे बताएं कि ये नाम से ही जाहिर आ रहा है स्टेटमेंट, ये एक स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। अगला ये जरा ये इंपॉर्टेंट बुलेट है, इसको देखिए। Financial statements have been prepared by management of entity in accordance with cash receipts and disbursement basis accounting to respond to a request for cash flow information received from a creditor. अगली इंपॉर्टेंट लाइन आने लगी। मैनेजमेंट हैज अ चॉइस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, यानी क्रेडिटर की नीड थी मुझे आप कैश फ्लो के बारे में अपनी कैश रिसीट्स और डिस्बर्समेंट की डिटेल दें, तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट ऑफ कैश रिसीट्स एंड डिस्बर्समेंट है, ये बनाने के लिए मैनेजमेंट के पास डिफरेंट फ्रेमवर्क्स मौजूद है। मैनेजमेंट हैड अ चॉइस ऑफ डिफरेंट फ्रेमवर्क, तो नाउ इट इज ऑन द मैनेजमेंट कि उन्होंने, जब उनके पास चॉइस ऑफ फ्रेमवर्क है तो ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वाला फ्रेमवर्क यूज करें जो बेस्ट सूटेड हो सिचुएशन में। तो ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो ऑडिट रिपोर्ट में मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ में लिखी भी आएगी। ये मैं भी आपको दोबारा रिकॉल कराता हूँ, वो 3 and 3 में जो थर्ड ऑप्शनल था, मैंने 800 के अंदर कहा था कि उसकी 805 इलस्ट्रेशन 2 में देखेंगे, वो भी हम लिंक करते हैं यहाँ। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये थी, मैनेजमेंट हैज अ चॉइस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो भी आप इसका देखते हैं क्या इम्पैक्ट होगा। और हम तो डिस्कस कर ही रहे हैं, ये फ्रेमवर्क जो है ये है एक फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, तो है ये फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। ओपिनियन यहाँ पे हमारा अनमॉडिफाइड है, और यहाँ पे भी हम एक्सप्रेशन यूज करेंगे प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन और यूज इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड। तो वो 3 and 3 में वो जो अगले 2 थे वो दोनों ही यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। मैंने ऑल्टरनेट हो सके नहीं जरूरत, मटेरियल अनसर्टी भी एग्जिस्ट नहीं करती, IS 701 भी नहीं लगता, 720 भी नहीं है यहाँ पे। तो
अब इम्पोर्टेंट 1 और 2 में फर्क क्या हुआ, ये है एक स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल वो थी जर्नल। तो आइए देखते हैं, सब कुछ वैसे ही चलना है, फर्क कहाँ पे पड़ना है। हमने एक सिंगल फाइनेंशियल का ऑडिट किया, बाकी ओपिनियन, और आप देखेंगे अगेन प्रेजेंट फेल इन ऑल मिडिल रिस्पेक्ट ही आ रहा है, बेसिस और ओपिनियन। आज आपको एक ये वही जो 800 के अंदर हमें नजर आया था पैराग्राफ, वो बना हुआ मिल रहा है। एंसोमेट्रिक बेसिस और काउंटिंग, तीन चीजों की अलर्ट देना है हमने। वी ड्रॉ अटेंशन टू नो टैग विच डिस्क्राइब द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अलर्ट के स्पेशल है। फिर उसके बाद हमने दूसरी चीज ये दी कि इसका पर्पस क्या है। फाइनेंशियल इज प्रिपेयर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू XYZ क्रेडिटर। तीसरी बात, एज ए रिजल्ट द स्टेटमेंट में नॉट बी सूटेबल फॉर अनदर पर्पस। और अगली बात वो एंसो मैटर के लिए, आर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन दिस। वो तो जब भी एंसो मैटर आता है तो हमने ये वर्डिंग जरूर लिखनी होती है। प्लस उधर वो रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन और रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज, वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। अब एक और चीज नोट करते हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस। Management is responsible for preparation and fair presentation of financial statements in accordance with cash receipts in accordance. ये important. This includes determining that cash receipt and disbursement basis of accounting is an acceptable basis for the preparation of financial statements in the circumstance. तो ये वो 3 में जो थर्ड वाला पॉइंट ऑप्शन ये वो था कि मैनेजमेंट हैज अ चॉइस, और मैनेजमेंट ने जब चॉइस थी तो बेस्ट जो है वो फ्रेमवर्क उन्होंने चूज किया है ये स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए। तो मैं आपको ना अगर एक लम्हे के लिए 800 के नोट्स में लेके जाऊं तो ये देखिए, ये मैं बात कर रहा हूँ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी रेफरेंस व्हेन मैनेजमेंट हैज अ चॉइस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब अगर आप 800 की कोई भी इलस्ट्रेशन देखें ना, 800 की इलस्ट्रेशन 1, 2 या 3, तो उसमें फैक्ट शीट में चेक कीजिएगा, उसमें बाकायदा तौर पे लिखा होता था मैनेजमेंट डज नॉट हैव अ चॉइस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। इसलिए हमें 800 के अंदर ये इसकी एग्जाम्पल नजर नहीं आई कहीं। ठीक है, अगर आप कहें तो मैं आपको एक नज़र वो ओपन करके भी दिखाता हूँ। 800 की इलस्ट्रेशन 1 देख लेते हैं। ये मैंने आईसा 800 की इलस्ट्रेशन 1 ओपन की है। इसमें फर्स्ट, मैनेजमेंट डज नॉट हैव अ चॉइस ऑफ रिपोर्टिंग, इसलिए आपको ये वर्डिंग, ये ना 800 की इलस्ट्रेशन 1 या 2 या 3 किसी में भी ये नहीं थी, वहां पे नहीं थी। ये हमें 805 में जाकर मिलती है कि स्पेशल, और ये स्पेशल पर्पस में ही हो सकता है, जनरल पर्पस में तो नहीं होगा। तो ये हमने एक और चीज सीखी 805 के हवाले से। अच्छा चलें, अब फिर आते हैं वापस इलस्ट्रेशन 2 जहाँ से हम इसको देख रहे थे। बाकी तो फिर इस इलस्ट्रेशन में बाकी चीज़ें तो बिल्कुल वो सारी की सारी स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है। वापस आते हैं समरी में और इलस्ट्रेशन 3 भी देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन 3 हम देखने लगे हैं इस दफ़ा, और इलस्ट्रेशन 3 एक स्पेसिफिक एलिमेंट यानी कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है, स्पेसिफिक एलिमेंट की है और एक कंप्लायंस फ्रेमवर्क की है। अब यहाँ पे आप क्या चेंजेस एक्सपेक्ट करेंगे इलस्ट्रेशन 1 और 2 के मुकाबले में? इलस्ट्रेशन 3 को कैसे हम डिफ्रेंशिएट या डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, क्या होगा इसमें?
है, देखें ये भी स्पेशल पर्पस है, तो स्पेशल पर्पस में यही चीज़ें दोबारा होंगी, प्लस 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 क्या होगा, प्लस ये तीन चीज़ों की भी आप डेमो देखेंगे। कंप्लायंस फ्रेमवर्क जब भी आता है तो प्रिपेयर्ड इन ऑल मिडिल रिस्पेक्ट, ऑडिटर भी एक्सप्रेशन यूज करेगा, मैनेजमेंट भी, और ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म भी हो जाएगी। भाई इलस्ट्रेशन 3 को भी देख लेते हैं जी, ताकि ये हमारी बात जो है कंप्लीट हो जाए। आइए इसके फैक्ट्स देखते हैं। इस दफ़ा एक लिस्टेड एंटिटी की हम रिपोर्ट कर रहे हैं और ऑडिट हो रहा है ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल स्केड्यूल। एक रजिस्ट्रेशन 2 वाली वर्डिंग एप्लीकेबल नहीं होगी। ये कंप्लायंस फ्रेमवर्क है जी, नो चेंजेस अलाउड, अनमॉडिफाइड ओपिनियन है, क्योंकि है तो स्पेशल पर्पज ही। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है डिस्ट्रीब्यूशन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया हमने, डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है। अच्छा ये ना बेसिकली मेरी तरफ से एक आंसर भी है। बहुत सारे लोगों ने ना एक जेन में ये चीज़ बिठाई होती है कि स्पेशल पर्पस अगर हम फाइनेंशियल बना रहे हैं और उसके अंदर तो अगर है फेयर प्रेजेंटेशन, तो हम सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, और अगर स्पेशल पर्पस में कंप्लायंस फ्रेमवर्क हो तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन के साथ यूज भी लाजमी रिस्ट्रिक्ट होगा। यानी इस तरह एक चीज को उसके साथ अनेक्स कर दिया जाता है कि कंप्लायंस फ्रेमवर्क हो, स्पेशल पर्पस हो तो फिर ला। लेकिन ये इलस्ट्रेशन इस चीज का प्रूफ है कि ऑल्दो ये कंप्लायंस है बट स्टिल यहाँ रिस्ट्रिक्शन सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन पे है, यूज पे नहीं है। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन और यूज है ये इस चीज से इंडिपेंडेंट है कि वो फेयर प्रेजेंटेशन है, कंप्लायंस है, ये ऑडिटर ने खुद डिसाइड करना है। हमारे सामने एक एग्जाम्पल है कि इससे पहले इत्तफाकन, इससे पहले जितनी भी, अगर आप इस एंगल से चेक करेंगे तो जहां जहां आपको रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज बोथ मिलेगा ना, वहां पे वो कंप्लायंस फ्रेमवर्क हो, तो लोग एक चीज सेटल कर लेते हैं कि कंप्लायंस के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन और यूज दोनों। बट ये इलस्ट्रेशन इस चीज का प्रूफ है कि नहीं, कंप्लायंस के साथ भी सिर्फ रिस्ट्रिक्शन डिस्ट्रीब्यूशन पे भी हो सकती है, और बाकी चीज़ें उसी तरह ही हैं हमारी के मटीरियल हमसे डिग्रेस नहीं करती, नॉट रिक्वायर्ड कैम नहीं है, 720 भी नहीं है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इस दफ़ा हमने ऑडिट किया अकाउंट रिसीवेबल स्केड्यूल, ठीक है, एक स्केड्यूल का हमने, और ओपिनियन में देखिए प्रिपेयर्ड इन ऑल मिडिल रिस्पेक्ट, क्योंकि ये कंप्लायंस फ्रेमवर्क, तो यहाँ तो प्रेजेंट फेयरली आ ही नहीं सकता, और ट्रू एंड फेयर व्यू तो वैसे ही 805 में समझ लें कि पॉसिबल भी शायद नहीं है प्रैक्टिकली, इवन इन फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेम। दूसरा बेसिस फॉर ओपिनियन उसी तरह आ जाएगा जैसे आता है, स्पेशल पर्पस होने की वजह से एम्स ऑफ मेथड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और इस दफ़ा रिस्ट्रिक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन भी हमें नज़र आ रहा है। वही तीन बातें, पहले ड्रॉ अटेंशन, पर्पस बताया, मीट द रिक्वायरमेंट, तीसरा मे नॉट बी सूटेबल, इस दफ़ा रिस्ट्रिक्ट भी कर दी है, शुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, प्लस वो नॉर्मल बात तो आनी है, और ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड। इस दफ़ा मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपको नज़र आएगा मैनेजमेंट इज फॉर प्रिपरेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट, इस दफ़ा वो प्रेजेंटेशन नहीं आएगी यहाँ,
फेयर प्रेजेंटेशन का वर्ड नहीं आया। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी प्रेपरेशन। और यहाँ आपको वो भी नज़र नहीं आएगा कि मैनेजमेंट के पास चॉइस ऑफ फ्रेमवर्क था तो उन्होंने सही फ्रेमवर्क यूज़ किया, क्योंकि वो भी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, लेकिन इस दफ़ा आपको ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये यहीं पे ख़त्म होता हुआ मिल रहा है। एक वो एक्स्ट्रा बुलेट नहीं है या कम है, जो कि इलस्ट्रेशन 1 में भी थी, ये वैल्यूएट द ओवरऑल प्रेजेंटेशन, और इसके बाद इलस्ट्रेशन 2 में भी थी। वो काउंटिंग पॉलिसीज पे ही इलस्ट्रेशन 3 जो है वो खत्म हो गई, तो वो तीसरी बुलेट यहाँ पे आती है। तो यहाँ आपको 3 चेंजेस जो हैं वो कंप्लायंस फ्रेमवर्क के भी नजर आ रहे हैं। अच्छा, ये तो हो गई बड़ी मीठी मीठी सीधी सीधी सी बातें जो 3 इलस्ट्रेशन में हैं, लेकिन असल जो 805 के अंदर जो असल जो चीज़ है वो अब आनी है। लेकिन उस चीज़ पे भी आने से पहले एक दो जस्ट ये रिमाइंडर्स हैं कि 805 के अंदर भी वो प्लानिंग, परफॉर्मेंस, मटीरियलिटी, 700, 705 ये सारे स्टैंडर्ड उसी तरह प्लस प्लस लगते हैं जिस तरह हमने पहले 800 के अंदर भी देखे थे। 805 के अंदर भी उसी तरह इस एंगेजमेंट को भी प्लान करना है, परफॉर्म करना है, मटीरियलिटी लेवल सेट करने हैं। ये मैंने साफ पैराग्राफ भी दिए हैं। ये 15 जरूर देखिएगा, मटीरियलिटी की बात यहाँ पे हो रही होती है। अच्छा, मैं आपसे एक जनरल सवाल पूछता हूँ, मुझे बताएं आपके ख्याल में आपने कंप्लीट सेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल लेवल सेट किया और आप आज एक सिंगल एलिमेंट को ऑडिट कर रहे हैं, तो उसका मटेरियल लेवल वो जो कंप्लीट सेट के मटेरियल लेवल से ज़्यादा होगा या कम होगा या सेम होगा? मतलब कहाँ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल का आप ऑडिट कर रहे थे, आज आप सिर्फ रिसीवेबल्स का कर रहे हैं, मटेरियल लेवल अमाउंट ज़्यादा होगी या कम होगी सिंगल एलिमेंट में? एनी थॉट? जनरल मैंने एक रैंडम क्वेश्चन पूछा। सेम होगी, डिपेंड, कम होगी? अच्छा, क्लियर कट आंसर नहीं आया, सारे पॉसिबल आंसर आ गए, आपने पॉसिबल आंसर दे दिए। ज़्यादा नहीं होगी? अच्छा, आप मेरे से पूछ रहे हैं, चले आप चूँकि मेरे से पूछ रहे हैं फिर मैं आपको इसका आंसर देता हूँ। पैरा ए 15 में होगी। पढ़िए ज़रा ये 15। हाँ जी, तो बात समझ में आती है? जब आप पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का आपने ऑडिट करना है, उसमें आपने एक रिसीवेबल्स को एक पार्ट के तौर पे भी चेक करना है, तो मुझे बताएं कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करते हुए आप रिसीवेबल्स को ज़्यादा डिटेल से चेक करेंगे, या अगर आप सिर्फ रिसीवेबल्स का ही ऑडिट कर रहे हो तो रिसीवेबल्स को ज़्यादा डिटेल में देखेंगे? कंप्लीट सेट के ऑडिट में रिसीवेबल्स को ज़्यादा टेस्ट करेंगे, या सिर्फ जब रिसीवेबल्स का ही ऑडिट कर रहे हैं तो फिर क्या क्या ज़्यादा टेस्टिंग कहाँ होगी, कंप्लीट सेट के साथ या उस एक स्पेसिफिक आइटम में? ओनली रिसीवेबल्स के साथ। तो ओनली रिसीवेबल में जब आपने कोई चीज़ ज़्यादा टेस्ट करनी होती है तो मटेरियल लेवल हायर कर देते हैं या लो करते हैं? ज़्यादा टेस्ट करने के लिए मटेरियल लेवल लो करेंगे, तभी आप ज़्यादा टेस्टिंग करेंगे ना। अगर आप मटेरियल लेवल बढ़ाते जाएं फिर तो आप उसमें से टेस्टिंग कम कर रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा मटीरियलिटी और प्रोसीजर का आपस में इन्वर्स रिलेशन होता है। अगर आप एक चीज़ को का मटेरियल लेवल बढ़ाते जाएंगे फिर आपको उसमें टेस्ट करने की, अगर आप
5 लाख की बजाय 10 लाख मटेरियल लेवल कर दें तो फिर आप लेसर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन चेक करेंगे, लेकिन अगर आप मटेरियल लेवल 1 लाख कर दें फिर आपको ज़्यादा टेस्ट करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ कहा जा रहा है लोअर बाउंड। ठीक है, ये तो मैंने एक ज़रा बात सामने आई तो मैंने कहा आपके साथ कर दूं, और अच्छा हो गया हमने डिस्कस कर लिया। तो ये स्टैंडर्ड उसी तरह अप्लाई होते हैं जैसे हो रहा है। फिजिकल क्लासेस के लिए आपको ड्यूली नोटिफाई कर दिया जाएगा जब भी होंगी, इस वीक में तो अभी नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में प्लान है, लेकिन यू विल बी नोटिफाइड इन प्रॉपर फॉर्म। ऐसा नहीं होगा कि आपको ला इल्म रख के और मैं सरप्राइज हूँ, हाँ सरप्राइज मैं तो आज क्लास में हूँ, आप में से कुछ लोग आए क्यों नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो आपको ड्यूली नोटिफाई किया जाएगा और फिर हम इसको लेके जाएंगे। ठीक है जी। तो ये तो बड़ी मीठी मीठी हमने होम्यो, ये 805 में ना बड़ी होम्योपैथिक वाली बात की मीठी मीठी गोलियां थी कि हाँ ये सिंगल है। असल चीज जो है ना वो अब यहाँ पे हम पढ़ने लगे। ये जो इन दोनों के बीच में जो ब्रिज बना हुआ है ना और ये सारा नीचे बन गया है, ये है असल चीज। ठीक है, ये अब असल चीज है। यहाँ पे आए जनाब, अब इसको समझते हैं टेक्निकल स्टाफ। ओके, अच्छा जी। तो सबसे पहले देखते हैं अब आपने ना दोनों चीज़ों को ज़रा सामने रखना है, लेफ्ट साइड पे कंप्लीट सेट और सिंगल सेट। अब हम बात करने लगे हैं, अभी आपको याद है मैंने पहले बात की थी कि हो सकता है एक कंपनी ने अपने कंप्लीट सेट का भी ऑडिट कराया हो और आज उसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जिसका कंप्लीट सेट का ऑडिट हुआ उसमें से किसी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का या किसी स्पेसिफिक आइटम एलिमेंट या अकाउंट का भी वो ऑडिट कराए, और ऑल टुगेदर हो सकता है हुआ ही ना हो और सिर्फ हो रहा। तो अब हम बात करने लगे हैं कि एक ऐसी एंटिटी जिसका कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल भी बने, उसका भी ऑडिट हुआ और वो सिंगल स्टेटमेंट, सिंगल एलिमेंट, आइटम या अकाउंट का भी ऑडिट कराना चाहे। ठीक है, अब वो सिनेरियो डेवलप होंगे। तो सपोज कंपनी का जो कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट हुआ, ये मैंने पहला एरो लगाया, इस पर गौर करना है। हो सकता है उस ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर ने या तो 705 में क्वालिफाइड ओपिनियन दिया हो या 706 में कोई एंसर मैटर हो, अदर मैटर लगा हो, मटीरियल अनसर्टेनिटी का जिक्र किया हो वहाँ पे कोई गोइंग कंसर्न के ऊपर, कोई की ऑडिट मैटर की बात हुई हो या कोई अदर इंफॉर्मेशन दी हुई हो, यानी कि उस ऑडिट रिपोर्ट में वो बिल्कुल क्लीन नहीं है। उसके अंदर अगर तो क्लीन है फिर तो कोई मसला ही नहीं है ना, प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है कि मेन कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल का जो ऑडिट रिपोर्ट है उसमें कुछ नॉर्म से हट के काम है, या ओपिनियन चेंज है या एम्सो मैटर है, अदर मैटर है, गोइंग कंसर्न के ऊपर मटीरियल अनसर्टेनिटी है, की ऑडिट मैटर है या कोई अदर इंफॉर्मेशन के ऊपर बात है। अब सवाल ये होता है कि एक क्लाइंट, देखें पहले इसकी ज़रूरत भी समझ लेते हैं बेहतर। सपोज हमने क्लाइंट को हमसे कंप्लीट सेट पे ऑडिट कराया और हमने क्वालिफाई कर दिया, उसको क्वालिफाई किया और वो रीज़न बनी सपोज उनकी इन्वेंट्री सही नहीं, इन्वेंट्री सही नहीं, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन सही नहीं, मटीरियल अमाउंट हमने क्वालिफाई कर दिया। अब मैनेजमेंट ने बैंक से लोन भी लिया हुआ है। अच्छा, लोन के अगेंस्ट जो उन्होंने कोलेटरल्स रखवाए हुए हैं बैंक में, वो इन्वेंट्री नहीं है, वो रिसीवेबल्स के ऊपर चार्ज क्रिएट हुआ। अब मैनेजमेंट ये सोचती है कि अगर मैं अपने ऑडिटेड फाइनेंशियल बैंक को देता हूँ तो बैंक खामखा ही जो है वो कंसिडरेट हो जाएगा, भाई आपके ऊपर तो मॉडिफाइड ओपिनियन लगा हुआ है,
फिर मैनेजमेंट कहती है हमें बैंकर को समझाना पड़ेगा, सर है तो सही क्वालिफाइड हो, लेकिन आप देखें ना वो इन्वेंट्री की वजह से क्वालिफिकेशन है, या सपोज एक एक हमने एक डिस्क्लोजर नहीं दिया था और रिलेटेड पार्टी का, तो ऑडिटर ने उस पर डिस्क्लोजर लगाया है, लेकिन आपको जो लोन के अगेंस्ट हमने कोलेटरल्स रखवाए हैं उसके ऊपर ऑडिटर की कोई रिजर्वेशन नहीं है। मैनेजमेंट कहती है दैट वुड बी टू टायर्डसम और cumbersome टू एक्सप्लेन दिस फैक्ट टू द बैंकर एंड प्रॉब्ली बैंकर वोंट अंडरस्टैंड, वोंट अप्रिशिएट, और काम का वो कंपनी के बारे में ना एक बैड इमेज या परसेप्शन क्रिएट हो जाएगी, तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा एक मिनट, ईशा की अजान हो रही है, हम एक मिनट के लिए ज़रा वेट करते हैं ईशा की अजान। अच्छा चलें जी, अजान भी होगी। ये 2x2 का बैकग्राउंड ये है कि मैंने आपसे इस स्टैंडर्ड में दो बातें की, पहले ये किया डिस्कस, अब मैं वो जो मैंने हाईलाइट किया था, अब मैं ये टेक्निकल स्टफ डिस्कस करूँ, ये सेकंड चीज़ होगी। ठीक है, तो ये पहले हमने ये 1/2 ये नीचे वाली ये थी, ठीक है, ये इसका कॉन्टेक्स्ट। तो 2x2 से मुराद है कि अब जरा टेक्निकल स्टफ में आ रहा है। चलें जी एक बार दोबारा। तो जनाब वो क्वालिफिकेशन लगी है, एक रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर नहीं दिया हुआ, कंपनी ने बैंक से लोन लिया हुआ है और लोन के अगेंस्ट उन्होंने अकाउंट रिसीवेबल्स पे अपना चार्ज क्रिएट कराया हुआ है, परेशानी है, बैंकर्स वोंट अंडरस्टैंड, तो वो कंपनी हमारे पास आई कि अच्छा जनाब सर हमने एक सोल्यूशन निकाला है, वो ये कि आप ऐसा करें, ये कंप्लीट सेट तो हम बैंक को नहीं देंगे, ऑडिट फाइनेंशियल और ऑडिट रिपोर्ट उसमें वो टेंटेड है, क्वालिफाई हुआ हुआ ओपिनियन, बैंक को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जो कि हम नहीं चाहते कि इस चीज़ में पढ़ें। तो आप ऐसा करेंगे हमें जनाब रसीवेबल्स के ऊपर ओपिनियन दें। रसीवर्स तो आपने ऑडिट किया है ना, तो रसीवर्स में तो कोई मसला नहीं था ना, तो आप हमें रसीवर्स पे सिर्फ अकेला एक ओपिनियन दे दें, वो रसीवर्स का स्केड्यूल जो हम बनाएंगे जिसके ऊपर आप ऑडिट करेंगे, और आपकी उसके ऊपर ऑडिट रिपोर्ट हम बैंक को दे देंगे कि ये हमने आपसे लोन लिया है, ये वो स्केड्यूल है, रिपोर्टिंग डेट के ऊपर इतने रसीवर्स हैं हमारे और ये ऑडिट रिपोर्ट नहीं है। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर ऐसी सिचुएशन हो तो क्या हम ये काम कर सकते हैं? अच्छा एक बात और, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि, और ये इस स्टैंडर्ड में हमने कहीं भी ये नहीं पढ़ा कि कंप्लीट सेट का जो ऑडिटर होगा वो ही सिंगल फाइनेंशियल का होगा, नहीं, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है।
दिस कैन बी डन बाय अनदर ऑडिटर। सो कंप्लीट सेट स्टैट्यूटरी ऑडिटर वो अलहदा भी हो सकता है, और ये सिंगल फाइनेंशियल, सिंगल एलिमेंट, स्पेसिफिक एलिमेंट आइटम, ये कोई और ऑडिटर भी हो सकता है। इस स्टैंडर्ड में कोई कैद नहीं। हाँ, इसके बाद हमने 810 में जाना है, वहाँ पे हैज टू बी सेम ऑडिटर, यहाँ पे कोई ऐसी कंपल्शन नहीं है। तो क्या ख्याल है, क्लाइंट की ये रिक्वायरमेंट जो है, नीड जो है, जस्टिफाइड है, एंड कैन वी डू दिस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं जिसमें क्लाइंट कह रहा अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे दें? और क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, वो क्वालिफिकेशन एक और रीज़न पे हुई थी, आज हम कुछ और चेक कर रहे हैं, उसके ऊपर तो ओपिनियन हमारा अनमॉडिफाइड ही होना चाहिए। ठीक है, उम्र कह रहे हैं जस्टिफाई है, हाँ सही है। अब इसमें अगर ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आ जाए तो हमें क्या देखना? अब ज़रा मेरे चॉइस ऑफ वर्ड्स को ख़ास तौर पे देखिएगा, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग हो सकता है। और अगर, अब मैं दोबारा उसी पे आ रहा हूँ, मेन फाइनेंशियल्स पे ये लगा हुआ है, इनमें से कोई चीज़, और अभी मैंने 705 में सिर्फ क्वालिफाइड ओपिनियन की बात की, क्योंकि 705 में दो तरह के और भी ओपिनियन है, एडवर्स एंड डिस्क, अभी मैं उनकी बात नहीं कर रहा। 705 में सिर्फ क्वालिफाइड लगा है। सिचुएशन में एज एन ऑडिटर यू नीड टू कंसिडर द अफेक्ट फॉर रेलेवेंट आइटम। यहाँ पे मैं डिस्कशन को ले गया कि वो रेलेवेंट और नॉन रेलेवेंट मे बी सेम या वर्स बट नॉट गुड ओपिनियन। मे बी सेम या वर्स बट नॉट गुड ओपिनियन। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब समझने के लिए मैं चाहूँगा हम पहले A25 में आ जाए। A25 में आ जाए, ज़रा रेलेवेंट और नॉन रेलेवेंट आइटम को समझने के लिए। A25, for example, in case where there is a qualification of auditor's opinion in relation to accounts receivable in the auditor's report on the complete set of financial statements, यानी कंप्लीट सेट में रिसीवेबल पे क्वालिफिकेशन लगी है, एंड द सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड अकाउंट्स रिसीवेबल। ठीक है, यानी अब जरा समझिएगा, मेन अकाउंट्स में क्वालिफिकेशन रिसीवेबल की वजह से भी लगी, और आज हमसे वो रिसीवेबल पे ओपिनियन ही लेना चाह रहे हैं अलहदा से। इसकी इम्प्लीकेशन होगी, ये अब रेलेवेंट आइटम है, क्योंकि जिस आइटम की वजह से मेन अकाउंट में क्वालिफिकेशन लगी थी, अगर क्लाइंट उसी आइटम के ऊपर हमसे ओपिनियन ले तो ये रेलेवेंट आइटम है, क्योंकि वहां भी रिसीवेबल में मसला था कंप्लीट सेट, और आज वो हमसे मांग ही रिसीवेबल पर। तो ये एग्जाम्पल होगी रेलेवेंट आइटम। अभी इसमें फर्दर भी देखते हैं। दूसरी बात इसके साथ लिंक कर देते हैं। ऑन दी अदर हैंड, qualification in auditor's report and complete set relates to classification of long term debt, ठीक है? Then it is less likely that there would be implication for an audit of single financial, that is the income statement. तो क्लाइंट हमसे कहता है कि इनकम स्टेटमेंट ओपिनियन दे दें, वो जो मेन अकाउंट पे क्वालिफिकेशन लगी थी वो कोई एक कंपनी का शॉर्ट टर्म लोन था, जो कंपनी ने उसको करंट रेशो सेट करने के लिए, ठीक करने के लिए उसने उसको लॉन्ग टर्म में क्लासिफाइड, कंपनी ने उसको क्वालिफाई किया। ऐसी सूरत में, या वो हमसे इनकम स्टेटमेंट बना रहा हो और एक स्पेसिफिक एलिमेंट रिलेट्स टू अकाउंट रिसीवेबल, तो अब ये बन गया इट इज लेस लाइकली। लेस लाइकली का मतलब है अब ये हो गया नॉन रेलेवेंट। तो यहाँ से मैंने खुद ये टर्म बनाई है समझने के लिए कि रेलेवेंट आइटम पे हो सकता है आपसे ओपिनियन लिया जाए या नॉन रेलेवेंट। ठीक है, तो ये कॉन्टेक्स्ट है उस रेलेवेंट और नॉन रेलेवेंट आइटम का। अच्छा, अब पहली चीज, रेलेवेंट आइटम क्या है? रेलेवेंट आइटम का मतलब है कि मेन अकाउंट्स में भी हमने रिसीवेबल को हमने मेन आइटम में दो रीजन की वजह से क्वालिफाई किया था, इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल।
क्लाइंट आ गया सर रिसीवेबल्स के ऊपर ओपिनियन दे रहे हैं। अब रिसीवेबल वाज ऑलरेडी सब्जेक्ट टू क्वालिफिकेशन मेन अकाउंट। मेरा आपसे सवाल ये है कि आप सिर्फ वो रिसीवेबल पे अगर ओपिनियन ले रहे हैं, क्या किसी एक ऐसी सिचुएशन में ये प्रोपोजिशन बन सकती है कि मेन अकाउंट्स में हमने रिसीवेबल्स को क्वालिफाई किया हो लेकिन आज सिर्फ रिसीवेबल्स पे ओपिनियन देने लगे हैं तो ये अनमॉडिफाई हो जाए? ये हो सकता है। यानी मेन अकाउंट्स में कंप्लीट सेट में रिसीवेबल वाज वन ऑफ द रीजन या वाज द ओनली रीजन फॉर क्वालिफिकेशन, एंड नाउ क्लाइंट इज आस्किंग अस टू give opinion on receivables only. So is it possible that this time on only account receivable our opinion is unmodified? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, बिल्कुल सही। तो देखें मैंने अब इसका सम क्या निकाला कि अगर रेलेवेंट आइटम है तो हमारा ओपिनियन जो है मे बी सेम, यानी या अगर वहां क्वालिफाइड था तो यहां भी क्वालिफाइड हो, या स्लैश करके वर्स। वर्ड्स का क्या मतलब है? अगर मेन अकाउंट में रिसीवल पे क्वालिफिकेशन था और आज सिर्फ रिसीवल पे ओपिनियन मांगा जा रहा है तो या वो सेम क्वालिफाइड होगा या वर्स्ट हो जाएगा। वर्स्ट का मतलब है एडवर्स हो जाएगा, लेकिन बट नॉट गुड ओपिनियन। बट नॉट गुड ओपिनियन यानी रेलेवेंट आइटम के लिए वो अब कभी अनमॉडिफाई नहीं हो सकता। ये मैंने सारी चीजों को सम अप करके लिखा, यानी रेलेवेंट आइटम पे हमारा ओपिनियन या तो कम से कम वही रहेगा जो मेन में था, या उससे मजीद बुरा हो सकता है क्योंकि अभी हमने A15 पढ़ा मैच्योरिटी लेवल की वजह से, लेकिन मेन ओपिनियन से बेहतर नहीं हो सकता। डज इट साउंड ओके टू यू? ये समझेंगे बिल्कुल आपको ना वन लाइनर मैंने एक चीज दी, रेलेवेंट आइटम्स के लिए सेम ओपिनियन रहेगा, मजीद खराब हो सकता है लेकिन प्रीवियस से बेहतर नहीं हो सकता। ओके, वेरी गुड, ठीक है। गुरदेव ने कंफर्म किया, उसामा ने कंफर्म किया कि ओके, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई हमारी। गुड। अब आते हैं कि वही सिचुएशन है, आगे उसी को पढ़ो, वही सिचुएशन है डू करके जो ऊपर था यानी कि उसी को, लेकिन इस दफा हम बात करने लगे हैं नॉन रेलेवेंट आइटम। यानी उधर इन्वेंट्री को क्वालिफाई किया, आज हमसे वो ओपिनियन रिसीवेबल्स पे मांग रहे हैं। अब वो रेलेवेंट नहीं है, या वहां पे किसी रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर ना देने की वजह से क्वालिफाई किया, आज वो जिस चीज पे मांग रहे हैं उस पर तो कोई बहस ही नहीं है, तो मसला ही नहीं है। तो ऐसी सूरत में नॉन रेलेवेंट आइटम के लिए तो आपने अपने मेरिट के ऊपर उसको देखना है, चेक करना है कि उसका कोई इम्पैक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता। लेकिन देखिए नॉन रेलेवेंट का तो उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, उस क्वालिफिकेशन का इस आइटम से तो कोई ताल्लुक ही नहीं, तो आपने इसको ऑन इट्स ओन जज करना। लेकिन द क्लाइंट शुड नॉट गेट स्कॉट फ्री, यानी पॉइंट ये है कि क्लाइंट हमारे पास आया था कि हमारे रिसीवेबल्स तो ठीक है ना, आपने उस वजह से दूसरी वजह से क्वालिफाई किया था, रिसीवेबल पे अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे दें, और अगर रिसीवेबल पे अनमॉडिफाइड बनता होगा हम अनमॉडिफाइड ही देंगे। लेकिन इस रिपोर्ट में याद रखना है क्लाइंट शुड नॉट गेट स्पॉट फ्री। मेन जो उसके कंप्लीट सेट के ऊपर जो हमारी रिजर्वेशन थी ना, वो रिजर्वेशन भले क्वालिफाइड ओपिनियन 700 के 570 701 720, इस नई रिपोर्ट में एक अदर मैटर पैराग्राफ बना के उसमें टच करा दें यूजर को कि भाई हमने इनकी कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल का भी ऑडिट किया है और उस रिपोर्ट में हमने क्वालिफाइड ओपिनियन इशू किया था बिकॉज ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्रीज। ऑल्दो ये इसके साथ रेलेवेंट नहीं है, हम तो आज रिसीवेबल को ऑडिट करें, बट अदर मैटर के अंदर ना, ताकि वो यूजर जो है ना वो उसको कहीं किसी किस्म का धोखा ना हो जाए, उसके साथ डॉज ना हो जाए। हमने कोई चीज छुपा के, क्यों हमें तो फैक्ट्स का पता है, क्लाइंट को पता है, लेकिन यूजर को तो नहीं पता। तो स्टैंडर्ड ने ना जरा यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा उसको सिक्योर किया कि वो बिल्कुल ब्लाइंड ना हो जाए ना। आप उसको एक छोटा सा पोर्शन कट करके फैंसी सा दे दो, यार इसमें मसला नहीं है, लेकिन मेन फाइनेंस में कुछ और मसला जरूर है, उसका हमारे इस ओपिनियन पर तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको पता है अदर मैटर वो दिल की बात होती है बिटवीन ऑडिटर एंड यूजर, टच करा दें उसे जरा।
नहीं फायदा बोलते, फायदा उस सेंस में नहीं, देखो ओपिनियन पे तो नहीं हमने कुछ किया, अदर मैटर तो वैसे ही अदर मैटर है ना, तो वो हमने इसलिए किया कि कहीं यूजर जो है उसके साथ कुछ दौज ना हो जाए, लेकिन जाहिर है ओपिनियन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अदर मैटर की जात तक तो जरूर आएगा। तो अगर मैं अब आपके आंसर को एक और तरीके से अगर मैं, तो फिर भी ऐसे ही होगा, नए ऑडिटर ने जब तक वो कंप्लीट सेट की वो नहीं लेगा क्लाइंट, उसे एंगेजमेंट भी एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए, उसके पास वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अच्छा, अब अगर मैं क्लाइंट हूँ, ये जो गुलदेव ने बात की, अगर मैं क्लाइंट हूँ, तो देखें इस सूरत में भी तो मुझे बैंकर को बहरहाल अदर मैटर भी तो इस रिपोर्ट में एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा, तो मैं कहूँगा छोड़ो यार, वही मैं चला जाऊँगा मेन, और बैंकर को वही इन द फर्स्ट प्लेस एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, यार क्वालिफाई तो है लेकिन देखो ये तो डिस्क्लोजर की वजह से है, तो मैं समझाना तो दोनों केसेस में ही पढ़ना है अल्टीमेटली, लेकिन बेहतर है कि मैं उसको फर्स्ट केस में इसकी दोबारा फीस भी दूंगा, और फिर अदर मैटर के अंदर तो वो लिखा आ जाएगा, तो वो दाग लगा रहेगा, एक बार जो दाग लग गया ना मेरे अकाउंट, वो दाग नहीं मिटेगा। ठीक है, नो ब्राइट नो सर्फ एक्सेल, वो दाग, ये दाग अच्छा भी नहीं, ये रहेगा। सो टेंट हो गई है रिपोर्ट, उसके बाद जो भी रिपोर्ट बनेगी उसमें उसका तस्करा जरूर होगा, बरसबीले तस्करा। सही हो गया ना? तो फिर बेहतर है पहले ही जाके एक्सप्लेन कर दें, या मैनेजमेंट पहले ही इंसान बन जाए, ऐसे काम ही ना करें। ठीक है, तो ये अब हमें बात क्लियर हो गई, डू मीन्स डिटो, यानी ये डू मीन्स के ये जो मैंने सिनेरियो लिखे ना, बजाय दोबारा हाथ से लिखने के मैंने डू लिख दिया कि वो जो चीज ऊपर लिखी हुई है वो ही एप्लीकेबल है, डू मीन्स वो डिटो। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। चले, तो ये हमने दो टेक्निकल बातें जो की। अच्छा, इसकी छोटी सी हमें एक एग्जांपल ये भी मिलती है, ये देखें गौर कीजिएगा। हमने इलस्ट्रेशन वन पढ़ी थी, अभी हमने इलस्ट्रेशन वन देखी थी, इसकी हमें ये जो है एप्लीकेशन जो है वो मिलती है। यहाँ पे शायद कंपनी के मेन अकाउंट्स में 570 वो गोइंग कंसर्न वाली बात लगी थी, तो हमने जो सिंगल फाइनेंशियल वाली रिपोर्ट है उसके अंदर भी, क्योंकि बैलेंस शीट की बात हो रही है, मटेरियल अनसर्टी गोइंग कंसर्न स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से डायरेक्टली लिंक है, तो जो मेन अकाउंट में वो चीज़ थी, तो वो फिर हमने यहाँ पे भी उसको रिपीट किया, तो वो रेलेवेंट आइटम थी, तो उसका इफेक्ट हमने यहाँ पे भी इस रिपोर्ट के अंदर भी प्रॉपर उसी तरह मेंशन किया। अब आ जाते हैं 705 में, दो बातें और रहेंगी। अगर तो मेन फाइनेंशियल में 705 में एडवर्स है या डिस्क्लेमर एज अ होल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एज अ होल। आपको याद है 705 में भी हमारी एक दफा डिस्कशन हुई थी एज अ होल, और अब 510 पढ़ने के बाद तो हमें और ज्यादा क्लियर हो जाना चाहिए कि एज अ होल का क्या मतलब होता है, यानी कि स्प्लिट ओपिनियन ही, हमने एज अ होल कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर एडवर्स ओपिनियन दिया या डिस्क्लेमर, क्योंकि याद है ना 510 में स्प्लिट ओपिनियन भी हो सकता है, तो इनकम स्टेटमेंट के ऊपर वो हमने क्वालिफाई ओपिनियन दिया था, पर वो डिस्क्लेमर भी हो सकता था, तो वो हम ये नहीं कहेंगे कि हमने एज अ होल क्वालिफाई किया, हमने स्प्लिट किया। बट यहाँ बात हो रही है कि अगर हमने 705 में मेन फाइनेंशियल में एडवर्स या डिस्क्लेमर दिया एज अ होल, तो फिर आप देखें जस्टिफाइड रीजन भी हो सकता है, क्लाइंट ने जो मेन कंपनी के अकाउंट्स बनाए, हमने ऑडिट किया, उसमें इन्वेंट्री और रिसीवल में प्रॉब्लम थी, और इन्वेंट्री एंड रिसीवल टुगेदर अमाउंटेड टू 80% ऑफ टोटल एसेट। सो जाहिर है 80% इन्वेंट्री और रिसीवल हैं, तो बाकी सारे एसेट्स मिला लें वो 20% है, इन्वेंट्री और रिसीवल 80% है, तो जाहिर है हमारी जजमेंट वो मटीरियल एंड परवेजर पे चलेगी, तो हमने एडवर्स ओपिनियन दे दिया। क्लाइंट ने लोन लिया हुआ था सपोज बिल्डिंग के ऊपर, नॉन करंट एसेट में बिल्डिंग के ऊपर लोन लिया था, तो क्लाइंट के पास भागा भागा है, सर वो ठीक है इन्वेंट्री रिसीवल का आपने बोल दिया, बिल्डिंग तो सही थी ना, तो बिल्डिंग के ऊपर ओपिनियन दे रहे हैं, वो मैंने बैंक से लोन लिया हुआ है, आप अदर मैटर में लिख दीजिएगा जो आपने लिखना है, क्योंकि वो आपने ऊपर पड़ा है अदर मैटर, तो बहरहाल बताना पड़ेगा।
लेकिन आप ओपिनियन तो दे देना बिल्डिंग पे, हम जरा बैंक, ऐसी सिचुएशन में पॉसिबल होगा नहीं। अगर मेन फाइनेंशियल पे एज अ होल एडवर्स या डिस्क्लेमर बन गया तो उसमें छोटी छोटी चीजों को निकाल के चुन्नी अठन्नी वाली कि ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ऐसा नहीं करना। अब चाहे रेलेवेंट हो या नॉन रेलेवेंट हो, सेम इफेक्ट। इसका मतलब है कि फिर ये एंगेजमेंट कराने का क्लाइंट को कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब हमने रेलेवेंट या नॉन रेलेवेंट आइटम पे भी एडवर्स ही या डिस्क्लेमर ही देना, कोई और हमें ऑप्शन ही नहीं, हमारे हाथ बांध दिए गए हैं। तो इसका मतलब है कि कोई क्लाइंट भी अब ये नहीं करेगा, उसको फायदे नहीं है, पैसे ज़ाया होंगे, हमारे हाथ बंधे हुए। हम उसको शुरू में बता देंगे आप क्यों करा रहे हैं, हम तो ही ओपिनियन देना है क्योंकि स्टैंडर्ड में ये लिखा है, तो हमारे हाथ बंद गए हैं, हम ये नहीं कर सकते। ठीक है, सो सेम इफेक्ट मीन सेम एडवर्स या एक दफा लग गया एज अ होल, तो फिर कट एंड पे कट पीस छोटे छोटे उनके ऊपर हम ये नहीं कह सकते कि ये सही है ये सही नहीं है। हाँ पीस टेक्निकली ये हो गया कि पीस ये ना ही करने वाली बात समझो। अच्छा, लेकिन हाउएवर फीस का मामला है तो कोई ना कोई गुंजाइश निकाल लेते हैं मियाँ साहब के लिए, हैं कहेंगे तो सर आप अब आप आए हैं चल के, तो अब अच्छा नहीं लगता कि हम आपको ना कह रहे हैं, देखें कि गुंजाइश निकालते हैं, आए बैठे जरा डिस्कस करते हैं। तो अब इस रूल की कुछ एक्सेप्शन है, ये जो हमने पैरा 15 में पढ़ा ना कि भाई सेम होगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। मियाँ साहब आए हैं, कोई ना कोई रास्ता तो निकालना है, वो रास्ता निकलेगा पैरा 16 और 17 से। ठीक है जी, वो रास्ता ये निकलेगा कि हम बेसिकली यही करना चाह रहे हैं कि देखें अगर ऑब्वियसली वो रेलेवेंट आइटम हुई, अभी मैंने कहा रेलेवेंट नॉन रेलेवेंट एडवर्स या डिस्क्लेमर, लेकिन अब वो पुराने वाले कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, रेलेवेंट आइटम के ऊपर तो कतन कोई गुंजाइश नहीं है ना। गुंजाइश अगर निकल सकती है तो नॉन रेलेवेंट आइटम पे ही निकल सकती है। यानी अगर हमने इन्वेंट्री और रिसीवेबल 80% की बेस के ऊपर एडवर्स दिया और बिल्डिंग के ऊपर वो ओपिनियन लेना चाह रहे हैं, तो गुंजाइश अगर निकलेगी तो इसी तरह बिल्डिंग के ऊपर ही निकल सकती है, इन्वेंट्री या रिसीवेबल के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं निकल सकती, वो तो एडवर्स ही रहेगा, है ना। ये बात तो हमें क्लियर है। इसका मतलब है कि हमें गुंजाइश निकालनी है तो नॉन रेलेवेंट आइटम के ऊपर ही हो सकती है। तो बेसिकली हम यही एक्सेप्शन पढ़ना चाह रहे हैं, अभी देखते हैं। लेकिन मैं पहले आपको रिजल्ट बता रहा हूँ कि एक्सेप्शन के केस में हम किस तरह से अकोमोडेट कर सकते हैं। हम अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे सकते हैं लेकिन सिर्फ नॉन रेलेवेंट आइटम के लिए, लेकिन फिर उसके साथ अदर मैटर पैराग्राफ तो देना ही पड़ेगा। यानी हम बताएंगे यूजर को, उसको बेखबर नहीं रखना, हम कहेंगे मेन अकाउंट पे अदर मैटर में लिखेंगे कि भाई हमने एडवर्स का डिस्क्लेमर दिया है, लेकिन बिल्डिंग के ऊपर हमारा ओपिनियन अनमॉडिफाइड होगा क्योंकि वो बिल्डिंग वाज नॉट सब्जेक्ट ऑफ एडवर्स या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। तो ये हम निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, यहां तक हम क्लियर हो गए कि हम क्या करना चाह, हम ये चीज निकालना चाह रहे हैं। हम मियाँ साहब आए हैं तो हम उनको बिल्डिंग वाले पोर्शन के ऊपर अनमॉडिफाइड ओपिनियन देना चाह रहे हैं, प्रोवाइडेड वो नॉन रेलेवेंट हो, लेकिन साथ अदर मैटर जरूर देना पड़ेगा, उसमें अकोमोडेट नहीं कर सकते, उसमें बताना पड़ेगा। वरना अगर हम ये एक्सेप्शन ना निकालें या स्टैंडर्ड में ना लिखे तो फिर तो सीधा जवाब है नो, ये हो ही नहीं सकता, ये हम एंगेजमेंट पकड़ ही नहीं सकते। लेकिन अब हम ये काम करने लगे हैं, लेकिन इस सूरत में कि एक्सेप्शन, अब हम देखने लगे हैं कि ये एक्सेप्शन कैसे अप्लाई, वो क्या एक्सेप्शन है। ये 3 कंडीशन मैंने यहाँ पे नीचे करके लिखी हैं। इफ और ये जो 3 कंडीशन है ना 1, 2 और 3, इस सब में प्लस है, यानी तीनों चीजें सिमल्टेनियसली अप्लाई होनी चाहिए, तीनों चीजें सिमल्टेनियस, इसमें और नहीं है, इसमें एंड है, ये भी ऐसे हो, ये भी ऐसे हो, ये भी ऐसे हो, फिर आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन प्लस अनमॉडिफाइड ऑन रेलेवेंट की वजह से एंड अदर मैटर पैराग्राफ दे सकते हैं। वो क्या है? नंबर 1, ये बात पैरा 16A में लिखी है कि जनाब आपको आपके कंट्री का लॉ और रेगुलेशन ऐसा करने से मना ना करता, क्योंकि हो सकता है हमारे SCCP में तो ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं है इस लेवल की, बट हो सकता है किसी कंट्री के लॉ में ऐसा लिख दिया गया हो कि वंस एन एडवर्स और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन ऑलवेज एन एडवर्स और डिस्क्लेमर, यानी एक दफा अगर एडवर्स या डिस्क्लेमर लग गया है
तो अब आप जो मर्जी कर लें, उन फाइनेंशियल्स की हद तक आपको कोई और ओपिनियन नहीं मिल सकता। तो जाहिर है अगर लॉ की बात आ जाए तो फिर तो हम जाहिर है सर बसजूद हैं, तो वी हैव टू बाउ डाउन एंड कंप्लाई विद द लॉ। तो अब पहली बात है, लॉ में ऐसी कोई चीज़ मना ना हो, ओके फाइन, यूजुअली नहीं होती, लॉ क्लियर है हमारा पाकिस्तान में एटलीस्ट। प्लस दूसरी क्या चीज़ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेपरेटली पब्लिश्ड ओपिनियन, सेपरेटली पब्लिश्ड ओपिनियन। दूसरी कंडीशन ये है कि ये जो आज आप ओपिनियन दे रहे हैं ना सिंगल एलिमेंट पे, जिसका मैं भी बात कर रहा था, बिल्डिंग के ऊपर दे रहे हैं, ये वाला ओपिनियन मेन कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल के साथ इकट्ठा पब्लिश नहीं होना चाहिए। मीन टू से कि वो रिपोर्ट आपने 1 महीना पहले इशू की थी एडवर्स डिस्क्लेमर वाली, और ये बिल्डिंग के ऊपर आप आज अलहदा से एक डिफरेंट डेट के ऊपर इशू कर। कई दफा पता क्या होता है, क्लाइंट ने, जब हमारा मेन ऑडिट हो रहा था ना, क्लाइंट हमें यानी कि ये उस एनुअल रिपोर्ट का हिस्सा नहीं बनेगा जहां पे आपके मेन फाइनेंशियल के ऊपर आप एडवर्स का डिस्क्लेमर दे रहे हैं, क्योंकि 1-2 पेजेस बाद बिल्डिंग के ऊपर क्लीन ओपिनियन आ रहा होगा, तो स्टैंडर्ड का ख्याल ये है कि इससे फिर वो जो एडवर्स या डिस्क्लेमर की क्रेडिबिलिटी है वो एक जरा डिग्रेड हो जाती है, डाउनग्रेड हो जाती है, तो वो साथ पब्लिश नहीं करना। इसमें भी कोई मसला नहीं है ना यानी ये रिक्वायरमेंट भी हम नहीं करेंगे साथ, तो हमें अलहदा से बनाएंगे, हमें क्या जरूरत पड़ी, तो लॉ भी नहीं मना कर रहा और हम सेपरेट भी पब्लिश कर लेंगे। तो ये भी मैं समझता हूँ कि क्लाइंट और ऑडिटर के लिए कोई इतना मसला नहीं है। नहीं चीटिंग चीटिंग नहीं है, चीटिंग तब होती है अगर आप दोनों साथ साथ कर देते, तो दोनों साथ नहीं करते। वो आप देखें ना, आप एक कह रहे हैं ये सारा कुछ बड़ा गंदा है, लेकिन अगले पे कहना ये चीज बिल्कुल सही है, तो यूजर कंफ्यूज हो जाएगा, तो हमने नहीं करना। चलो ये 2 चीजें हो गई। हाँ, एसईसीपी में कोई ममानियत नहीं है कुछ स्पेसिफिकली, तो अलाउ है। जब मना नहीं है तो फिर खामोशी नीम रजामंदी के तौर पे हम देते हैं, ठीक है, तो खामोशी नीम रजामंदी होगी। अच्छा, अब तीसरा पॉइंट, जरा तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं जो मैंने लिखा है यहाँ पे केयरफुली। ये जो आइटम या जो एलिमेंट जिसके ऊपर अब हमसे क्लाइंट अनमॉडिफाइड ओपिनियन लेना चाह रहा है, और जो कि ऑफ कोर्स नॉन रेलेवेंट होना चाहिए, यानी वही एग्जांपल है, रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री की वजह से 80% हमने एडवर्स दिया, बिल्डिंग थी 3-4% के बराबर, वो ठीक है, उसके ऊपर ओपिनियन। तो पहली बात है कि ये जो आइटम या एलिमेंट जिसके ऊपर ओपिनियन ले, दिस शुड नॉट बी ए मेजर पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक मेजर पोर्शन नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब ये जो मेजर पोर्शन है ना, ये पैरा 16C में लिखा हुआ है। अब मेजर पोर्शन को ऐसा एक्सप्लेन नहीं किया कि भाई मेजर पोर्शन से क्या, कि 5% है, 10% है, 15% है, तो मेजर पोर्शन नहीं होना चाहिए। मेजर पोर्शन अब जजमेंटल है कि यार ये कोई बड़ी आइटम तो नहीं है। मेजर पोर्शन मेरे ख्याल में ये होगा कि अगर आप 80% एडवर्स दे रहे हैं, है ना, 40 बाकी 20 रह गया, उस 20 में से 10% बिल्डिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है तो मुझे, ये मेरी गट फीलिंग है कि कोई गाइडेंस नहीं है, एब्सोल्यूट साइलेंस है कि 80% की वजह से एडवर्स लगा, बाकी 20 ठीक है, उस 20 में से बिल्डिंग के ऊपर क्लाइंट अनमॉडिफाइड ओपिनियन लेना चाह रहा है, बीइंग नॉन रेलेवेंट, और वो टोटल फाइनेंशियल का 10% है, या जो रिमेनिंग 20 है उसका 50% है। तो क्या ख्याल है आपको, इस सिचुएशन में ये मेजर पोर्शन लगता है या नहीं लगता, जो मैंने सिनेरियो बिल्ड किया, कि बिल्डिंग 10% है टोटल फाइनेंशियल का, या जो 20% जो बाकी रिमेनिंग सही पोर्शन था उसका 50% है, तो ये मेजर पोर्शन है या नहीं है? हाँ, मुझे भी ये लगता है ये मेजर पोर्शन है। तो स्टैंडर्ड कहता है ये मेजर पोर्शन नहीं होना चाहिए। अब मेजर पोर्शन को हम
कहीं लिंक नहीं कर सकते कि ये मटीरियलिटी के हिसाब से है या क्या, ये नहीं पता क्या, बस ये जजमेंटल है कि वो मेजर पोर्शन नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये बात भी हो गई 16C। अब इसके साथ एक बात 17 पैराग्राफ में भी लिखी है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। अभी हमने कहा ना कि उस आइटम या एलिमेंट को मेजर पोर्शन नहीं होना चाहिए, मेजर पोर्शन नहीं होना चाहिए। पैरा 17 में ये लिखी हुई एक बड़े मजे की बात, समझ समझ से ये लिंक करती है बात। पैरा 17 में लिखा है कि भाईजान आप जो मर्जी कर लें, अगर आपका एडवर्स या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन सपोज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के किसी आइटम की वजह से आपने एडवर्स या डिस्क्लेमर दिया, सपोज वो कोई बहुत बड़ा कोई डिस्क्लोजर था जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेट करता था, एंड समहाउ यू डिसाइडेड टू एक्सप्रेस एन एडवर्स ओपिनियन, या आपने कहा कि मैं ओपिनियन देता ही नहीं, डिस्क्लेम कर देता हूँ, तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और उस एडवर्स या डिस्क्लेमर का कतन कोई ताल्लुक नहीं है इनकम स्टेटमेंट से, यानी इनकम स्टेटमेंट इज टोटली नॉन रेलेवेंट फॉर आवर एडवर्स या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। तो मेरे पास आज इस एक्सेप्शन को फायदा उठाने के लिए क्लाइंट आ गया मियाँ साहब के, सर इनकम स्टेटमेंट पे ओपिनियन दे। अच्छा, और मजे की बात है कि इनकम स्टेटमेंट क्लाइंट के ना ड्यूरिंग द ईयर कोई ऑपरेशन की नहीं थी, मिल समझे बंद पड़ी थी, तो सेल्स वेल्स भी कोई नहीं है, और थोड़े से रूटीन के एडमिन एक्सपेंसेस हैं, वो लॉस फॉर द ईयर। तो क्लाइंट कहता है सर बस मुझे बड़ा शौक है, मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में कंपनी बनाई थी, पहला मेरा ऑडिट हुआ और उसमें आपने एडवर्स या डिस्क्लेमर दे दिया है, तो मेरा बड़ा मजाक उड़ाते हैं मैं दोस्त, मैं कह रहा हूँ यार मुझे कुछ तो कोई तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन मिले ना, मैं कह तो सकूँ मुझे अनमॉडिफाइड, मुझे बड़ा शौक है अनमॉडिफाइड ओपिनियन देखने का। तो ठीक है, आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की वजह से होल सेट के ऊपर आपने जनाब जो है वो लगा दिया है ओपिनियन एडवर्स या डिस्क्लेमर। इनकम स्टेटमेंट तो ठीक है ना आपकी, हमारी इनकम स्टेटमेंट तो ठीक है, हम कहते हैं हम, क्योंकि क्लाइंट को ये भी पता है, हम कहेंगे भाई वो तो मेजर पोर्शन, और इनकम स्टेटमेंट यूजुअली एक मेजर पोर्शन होती है, क्योंकि सर देखें मेजर पोर्शन भी नहीं है क्योंकि सेल्स वेल तो है कोई नहीं, वो थोड़े से हमने 2-3 स्टाफ, अभी कंपनी स्टार्ट ही की है, स्टाफ भी बहुत थोड़े से एडमिन एक्सपेंसेस हैं, भाई नहीं है मेरा, ठीक है अगली दफ़ा भी आपसे काम कराना, तो इनकम स्टेटमेंट मेजर पोर्शन भी नहीं है, नॉन रेलेवेंट भी है, तो भाई नहीं है, इसके ऊपर ज़रा अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे दें। पैरा 17 हमें इस चीज़ से भी रोक, पैरा 17 कहता है जनाब ये जो सिंगल, जो मैंने आपको कहा था ना मेजर, अगर बात आ जाए ना एक कंप्लीट स्टेटमेंट की, जिस तरह मैंने एग्जांपल दी इनकम में, भले वो मेजर पोर्शन ना भी हो, फिर भी अगर कंप्लीट सेट 5 स्टेटमेंट्स के ऊपर एज अ होल एडवर्स या डिस्क्लेमर लग गया है, उसमें से अगर एक स्टेटमेंट के ऊपर ओपिनियन लेना चाहे क्लाइंट, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। यानी कि पैरा 17 का मतलब ये है कि एक सिंगल स्टेटमेंट विल ऑलवेज कंसिडर टू बी ए मेजर पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो पूरी एक सालम स्टेटमेंट के ऊपर अनमॉडिफाइड ओपिनियन नहीं होगा, भले वो मेजर पोर्शन ना भी हो। ठीक है, अच्छा अब आपने इससे बात कंटिन्यू करते, लेकिन मेरी एक बात का जवाब देना। सपोज आईएएस से 510 में स्प्लिट ओपिनियन लगाओ, और स्प्लिट ओपिनियन इस तरह लगाओ कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे अनमॉडिफाइड है, और याद करें इलस्ट्रेशन टू 510 उसमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे अनमॉडिफाइड था, और इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो के ऊपर हमने क्वालिफाई ओपिनियन किया हुआ था इन्वेंट्रीज के ओपनिंग बैलेंस की वजह से। तो जब क्वालिफाइड था, ओपनिंग इन्वेंट्रीज वेरीफाई नहीं थी, तो उसमें डिस्क्लेमर भी हो सकता है। तो सपोज हमने एक ऐसी रिपोर्ट इशू की है जिसमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में अनमॉडिफाइड हो और जो इनकम स्टेटमेंट है उसमें डिस्क्लेमर हो, और क्लाइंट आएगा भाई स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन तो ठीक है, तो मेरे रिसीवर्स के ऊपर ओपिनियन दे दें, और जनाब तो क्या हम रिसीवर्स पे अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे सकेंगे, और वो है भी एक बड़ा मेजर पोर्शन हो सपोज रिसीवर्स का, क्या पॉसिबल होगा? हमने कंप्लीट सेट पे एज अ होल एडवर्स या डिस्क्लेमर नहीं दिया, फिर हम कर सकते हैं एक आइटम एक एलिमेंट के ऊपर,
कर सकते हैं। क्यों? ये जो हम आज एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं ना, ये इस सूरत में पढ़ रहे हैं कि अगर एज अ होल हुआ हुआ हो तो इन तीन चीजों के साथ भी गुंजाइश निकलती है। पॉइंट ये कि अगर आपने एज अ होल एडवर्ड्स या डिस्क्लेमर दिया ही नहीं तो यहाँ जो कुछ भी लिखा हुआ है ये एप्लीकेबल ही नहीं है, फिर तो आप सुने एज फिर तो वो रेलेवेंट और नॉन रेलेवेंट में चले जाए। ये पॉइंट बन ही इस सूरत में रहा है कि अगर आपने एज अ होल दिया, तो अगर आपने एज अ होल दिया ही नहीं एडवर्ड्स या डिस्क्लेमर, फिर कोई मसला नहीं है, फिर ये एक्सेप्शन के अलावा भी आप ये काम कर सकते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि ये एज अ होल, ये भी याद रखना, क्योंकि अगर एज अ होल है ना फिर तो पैरा 15, 16, 17 उस तरह से अप्लाई नहीं होते। पैरा 15 और फिर उसके बाद 16 और 17 अप्लाई तब होता है जब आपने एज अ होल आपने दिया, फिर हम कर सकते हैं। यस, तो ये भी अक्सर एक जो है ना वो कंफ्यूजन हो जाती है। मैं अगर आपको पैरा 15 में ज़रा लेके भी जाऊँ, उसकी वर्डिंग भी एक बार आपको रिव्यू करवा दूँ। इसमें दो तीन चीज़ें छोटी छोटी हैं बट वो हाईलाइट होनी चाहिए। If the auditor concludes that it is necessary to express an adverse opinion or disclaim an opinion on entity's complete set of financial statements as a whole, ISA 705, ये बात वैसे हमने 705 में भी पढ़ी थी। ISA 705 does not permit the auditor to include in the, ये देखो same auditor's report an unmodified opinion on single financial that form part of those financial or on a specific item. आगे वो रीजन भी दे रहा है, that is because such unmodified would contradict the adverse or disclaim on it. अब नीचे फिर वो 16 और 17 के अंदर जो है वो जो है exceptions हैं. If the auditor conclude that it is necessary to express an adverse disclaim on complete as a whole, but in the context of separate audit of financial, auditor nevertheless consider it appropriate to express an unmodified, auditor shall only do so. यानी एज अ होल में रहते हुए ये मजीद एक्सेप्शन निकाली जा रही है। अगर एज अ होल नहीं है तो फिर ये मसला ही नहीं है, ये पॉइंट ही है कि एज अ होल में। और यहाँ किसी ने बात की थी कि सेम पब्लिश की बात नहीं हो रही, तो देखिए वो भी यहीं से लिंक बनता है। एक्सेप्शन दैट ओपिनियन एक्सप्रेस दैट इज नॉट पब्लिश्ड टुगेदर विद द ऑडिटर्स रिपोर्ट, क्योंकि पीछे पैरा 15 में पढ़ चुके थे कि सेम ऑडिट रिपोर्ट जो है वो नहीं होनी चाहिए, सेम या पब्लिश भी नहीं होनी चाहिए सर, बिल्कुल वो सेपरेट होनी चाहिए। डेट भी फर्क हो और साथ आपने इकट्ठी स्टेपल ऊपर नीचे भी नहीं रख के पब्लिश करना, वो अलहदा पब्लिश होगी, अलहदा पब्लिश होगी। अच्छा, ये अब हम आते हैं, ये था हमारा जनाब ये 805 और ये इसमें टेक्निकल स्टफ था। अनफॉर्चुनेटली इस टेक्निकल स्टफ की जो कोई लाइव एग्जांपल या इस तरह से नहीं, तो अगर 805 में कोई क्वेश्चन बनता है ना तो ये वो एरिया है जिसके ऊपर कोई क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। मजीद क्वेश्चन जो है वो मैं 810 के साथ ही आपके साथ करूँगा। तो हमने आज शुरू में वो रिवाइज किया था, 560 वाला क्वेश्चन था, फिर 800 को थोड़ा सा रिव्यू किया और उसके बाद 805। अब नेक्स्ट है जी 810, 810। तो 810, अब हमने देखा कि हम स्पेशल ऑडिट्स देख रहे हैं। 800 में स्पेशल ऑडिट क्या था? कंप्लीट सेट बट स्पेशल पर्पस। 805 में क्या स्पेशलिटी थी? सिंगल फाइनेंशियल को ऑडिट करना हो या किसी स्पेसिफिक आइटम, एलिमेंट या अकाउंट का, चाहे वो जनरल पर्पस में बना हो चाहे वो स्पेशल पर्पस में बना। अब आ रहा है 810, इसमें क्या यूनिक चीज है? इसमें यूनिक चीज है कि क्लाइंट हमसे रिपोर्ट बनवा रहा है समरी फाइनेंशियल। अब ये समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती है तो हम ये देखेंगे। अब ना कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल्स की बात हो रही है, ना सिंगल फाइनेंशियल या स्पेसिफिक, बल्कि इस दफा यूनिक चीज, स्पेशल चीज ये हो रही है कि क्लाइंट कह रहा है भाई हमने आपसे समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ऑडिट रिपोर्ट लेनी है।
अच्छा, मैं अब तो चूंकि इधर लाहौर में तो 6 है, अब तो 6:35 मैंने इसलिए किया था। चले कल हम 2-3 मिनट और लेट कर लेंगे स्टार्ट, आप पढ़ के फौरन ज्वाइन कीजिएगा दूसरे, ठीक है? तो 8-10 में हम ऐसा करते हैं, कोई मजीद काम तो भी नहीं करते, लेकिन एटलीस्ट स्टैंडर्ड के जो पैराग्राफ्स हैं वो मार्क कर लेते हैं ताकि मेरा टाइम भी यूटिलाइज हो जाए, कुछ हम नया पीना पड़े। तो कल हम स्ट्रेट यहाँ 8-10 को जो है वो टेकअप करेंगे, और कल ही इंशाल्लाह हमें जितना टाइम मिलेगा हम अपने नेक्स्ट बिट की तरफ जा रहे होंगे, एंड वी विल बी स्टार्टिंग कोड ऑफ एथिक्स। तो कल आपके पास ना वो कोड ऑफ एथिक्स वाला वॉल्यूम भी होना चाहिए, और कोड ऑफ एथिक्स वही अप्रैल 2015 वाले हैं। अभी तक आई कैप ने सेल लगाई है, 2019 वाले कोड टेस्ट नहीं किए हैं। जिन जिन की ये अटैम्प्ट है इस अटैम्प्ट में पढ़ के निकाल लें ये पेपर। हो सकता है अगली अटैम्प्ट में जो जून वाली होगी उसके अंदर नए कोड ऑफ एथिक्स भी अप्लाई हो जाएं। बहुत ज़्यादा चेंज तो नहीं होगा, बट जाहिर है कुछ ना कुछ चीज़ें तो चेंज हो जाती हैं, ठीक है? तो ये आपके लिए एक इंसेंटिव है कि अभी तक नए कोड ऑफ एथिक्स अप्लाई नहीं हुए हैं, तो इसी अटैम्प्ट के अंदर जिन लोगों की अटैम्प्ट है वो पढ़ के शेयर करें। आइए जनाब, 8-10 के इंपॉर्टेंट जो हैं वो जस्ट पैराग्राफ सिर्फ जो हैं वो मार्क कर लेते हैं, फिर हम क्लास क्लोज करते हैं। तो लेट्स बी क्विक। पैराग्राफ 4 में डेफिनेशन में खास तौर पे ये फ्लाइट क्राइटेरिया, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके बाद एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस, इसमें वो जो मैंने एक बात की थी, ये पैरा 5 हम कल भी देखेंगे, सेम ऑडिटर होना ज़रूरी है। यानी जो मेन फाइनेंशियल का जिसने ऑडिट किया वही समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर भी जो है वो ऑडिट करेगा। इट कैन नॉट बी अनदर ऑडिटर। हाँ जी, ठीक है। और इसके बाद आप कर लें पैराग्राफ 6 में ये A3 से लेके A7, इसके बाद पैराग्राफ 7, नेक्स्ट में नेचर ऑफ प्रोसीजर्स में पैराग्राफ 8, और 8 के जो बिल्कुल एंड पे पेज के A8, पैराग्राफ 9 के बाद इसी पेज के नीचे पैराग्राफ 12, 13, 14, 15, 16, नेक्स्ट पेज पे पैराग्राफ 17, 19 से 19 बहुत लंबा पैराग्राफ है। इसमें नेक्स्ट पेज पे ये जो 1 है इसके साथ A21, आपको याद है रिमाइंडर जो मैं पैराग्राफ और एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ मार्क कराता हूँ, ये बेयर मिनिमम है, एटलीस्ट हैं, नो कॉम्प्रोमाइज के साथ, और इसके अलावा आप जितना पढ़ लें वो अच्छा है, बट ये तो इनके बगैर गुजारा नहीं है। 20, 21, 23, 24 and last two paragraphs of this standard, para 26 and 27. कल बात करते हैं फातिमा प्रैक्टिस पे और टेस्ट पे भी। टेस्ट भी आ रहे हैं कल इंशाल्लाह, क्लास के स्टार्ट में इस पर बात करेंगे। ठीक है जी, तो ये होगा जो मैं लास्ट टाइम जहाँ तक रोका था उसके बाद 800 से 20 तक। यानी कल दोबारा इंशाल्लाह हम
मेंशन करेंगे इस चीज़ को। तो थैंक यू वेरी मच जी, टेक गुड केयर, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।